हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम आपके ग्रुप 2 के कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर जो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर है उसका रिवीजन करने वाले हैं। आपके ग्रुप 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक नाम का चैप्टर है, लेकिन वहां पर आप इंश्योरेंस क्लेम की कैलकुलेशन सीखते हो। यहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग सीखते हो ग्रुप 2 के अंदर। तो ये वाला जो क्लास है पर्टिकुलर वो ग्रुप 2 के बच्चों के लिए बस रेलिवेंट है, जो कॉर्पोरेट अकाउंट का इंश्योरेंस क्लेम करने वाले। एज फार एज वेटेज इज कंसर्न, तो मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से न्यू सिलेबस के अंदर अपना वेटेज कैरी कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जून 2023 सिलेबस 22 में ये क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद आपका दिसंबर 2023 में क्वेश्चन इसका आया। फिर उसके बाद जून 2024 में इसका क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद दिसंबर 2024 में भी क्वेश्चन आया और जून 2025 में ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। मोस्टली क्वेश्चन मॉड्यूल से ही आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो ये इसका वेटेज है। मतलब आप समझो न्यू सिलेबस के अंदर हर टाइम में 7 मार्क्स में पूछ ले रही है इंस्टीट्यूट। ठीक है, हालांकि कंटेंट थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन कंटेंट वास्ट होने के अलावा जो ओवरऑल मतलब डिफिकल्टी लेवल इस चैप्टर की ईजी है। मतलब क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर मोर बट द डिफिकल्टी लेवल इज लो, तो दैट्स वाई आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो इस चैप्टर को टू सिक्योर योर 7 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में किस कॉन्सेप्ट से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछे कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर आपको 2 टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं। तो फटाफट से रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस बिजनेस बच्चों 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस और एक हो सकता है जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में हम अलग बात करेंगे। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर बच्चों प्राइमरली 3 कैटेगरी में उसको बांटा जाता है। जनरल इंश्योरेंस की पहली कैटेगरी होती है मरीन। मरीन मतलब होता है कि जो तुम्हारा शिप से सामान आना जाना करता है उसके इंश्योरेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट होता है तुम्हारा फायर इंश्योरेंस, जिसका तुमने प्रीमियम जिसका तुमने क्लेम निकालना भी सीखा है ग्रुप नंबर 1 में आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और तीसरी कैटेगरी हो गई मिसलिनियस। मिसलिनियस मतलब हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस, हो गया व्हीकल इंश्योरेंस जो आप कराते हो, फोन का जो आप इंश्योरेंस कराते हो। तो बाकी सारी कैटेगरी मिसलिनियस में यहाँ पर आ जाती है। तो जनरल इंश्योरेंस को हम 3 कैटेगरी में यहाँ पर बांट के चलते हैं। ठीक है, अब देखो फटाफट से एक बार क्विकली कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो इंश्योरेंस कंपनी का काम बड़ा सिंपल सा होता है। जो भी पर्सन होता है जो अपने आप अपनी सिक्योरिटी चाहता है, अपनी किसी आइटम की सिक्योरिटी चाहता है वो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी को वो एक पेमेंट करता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, एक अमाउंट पे करा जाता है। ये अमाउंट लम सम भी हो सकता है, वन शॉट, जैसे कि आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, या फिर इंस्टॉलमेंट में हो सकता है जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में होता है। हर साल आप पे करते हो अप टू 15 ईयर्स 20 ईयर्स तक। तो इंश्योरेंस कंपनी इस अमाउंट को लेती है और इसके बदले आपको एक प्रॉमिस करती है, आपको एक कवर देती है। और वो कवर क्या होता है कि कोई भी अनसर्टेनिटीज अगर आपको आके हिट कर रही है तो इंश्योरेंस कंपनी अपने इस शील्ड से उसको रोकेगी आप तक पहुंचने देने। सिंपल शब्दों में, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, आपकी एक दुकान है, आपने फायर इंश्योरेंस करवा लिया, तो अगर कल को आपकी दुकान में फायर लगती है तो आपका काफ़ी नुकसान होगा, आपका स्टॉक जल जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जितना भी आपका नुकसान होगा उसको कंपनसेट कर देगी, आपको पैसा दे देगी उतने अमाउंट का। तो एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपके शॉप में कभी आग लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको अमाउंट पे करेगी और उस पेमेंट को हम प्यार से क्लेम बोलते हैं। ठीक है, तो जो पेमेंट वो पर्सन जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो जो इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करता है उसको प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं। और जब दुर्घटना घटने पर इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को कंपनसेट करती है अमाउंट, उसको प्यार से हम क्लेम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा द कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस बच्चों। री इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि देखो जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी अकेले किसी क्लाइंट के प्रीमियम को क्लेम को हैंडल नहीं कर सकती। उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्लाइंट है, जैसे कि मान लो रिलायंस जैसी पार्टी है, तो करोड़ों का इंश्योरेंस करवा के रखी है। अगर कल को रिलायंस के शॉप में कुछ या रिलायंस की फैक्ट्री में कुछ दुर्घटना घटी तो करोड़ों रुपए का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी रिलायंस वालों को पे करने वाली है। अब इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, देखो रिलायंस इतनी बड़ी है और मैं तो काफ़ी छोटी हूँ तो ये इंश्योरेंस कंपनी के पास रिलायंस वाले आए, प्रीमियम दिए और इंश्योरेंस करवा लिए। पर अब इस कंपनी को डर लग रहा है कि अगर कल को रिलायंस क्लेम मांगने आएगी दुर्घटना घटने पर, तो क्या मैं अकेले क्लेम का अमाउंट पे कर पाऊंगी। और इसको लग रहा है मैं नहीं पे कर पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा क्लेम का अमाउंट और मेरे लिए अकेले के लिए संभालना मुश्किल है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से री इंश्योरेंस करा लेगी इसी सेम बिजनेस का। इसी को बोलते हैं बच्चों प्यार से री इंश्योरेंस। ठीक है, कि ये वाली इंश्योरेंस कंपनी किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके इसी पर्सन का री इंश्योरेंस करवा देगी। तो उससे क्या होगा, कल को अगर रिलायंस क्लेम मांगने आई तो रिलायंस तो इससे क्लेम मांगने आएगी, पर जितना अमाउंट इसने इस कंपनी से री इंश्योरेंस करवा लिया था उतना क्लेम उसको इससे मिल जाएगा, तो कवर हो जाएगा। जैसे मान लो रिलायंस ने 1 करोड़ का क्लेम मांगा फॉर एग्जाम्पल, तो अब इसके पास 1 करोड़ था ही नहीं,
ठीक है, तो इसके पास खुद सिर्फ 40 लाख रुपए था, तो 40 लाख रुपए अपनी जेब से दे देगा, 60 लाख रुपए इससे लेके ये रिलायंस को दे देगा। ठीक है, 60 लाख, तो रिलायंस को टोटल मिल गया 1 करोड़, मिल गया टोटल 1 करोड़, जिसमें से सिर्फ 40 लाख रुपए इसको खुद बियर करना पड़ा, 60 लाख रुपीज वो इंश्योरेंस कंपनी 2 से ले लिया। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 2 से इस इंश्योरेंस कंपनी 1 ने री इंश्योरेंस करवा के रखा था। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी भी अपने रिस्क को बांटती है बाकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस। ठीक है, तो री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब कोई इंश्योरेंस कंपनी अकेले इतना रिस्क बियर नहीं करना चाहती है, तो वो उसी पर्टिकुलर क्लाइंट का फिर से इंश्योरेंस करा देती किसी दूसरी कंपनी के पास जाके, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके, तो वो हो गया री इंश्योरेंस, रिस्क को बांटना। तो कल को जब रिलायंस क्लेम मांगने आएगी, थोड़ा पैसा ये खुद दे देगी, थोड़ा पैसा ये दे देगी रिलायंस को पूरा क्लेम मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन यू नो कि इंश्योरेंस वाला जो मार्केट है, स्पेशली इन इंडिया भी अगर आप देखोगे इंश्योरेंस का जो भी मार्केट है, जो तुम पॉलिसी बाजार वगैरह वेबसाइट देखते हो, ये सब एजेंट्स है। कौन है? एजेंट्स। ये सब कोई कंपनी के आदमी नहीं है। ठीक है, तो जब भी तुम किसी एजेंट के थ्रू अपना इंश्योरेंस करवाते हो, है ना, कोई भी कंपनी से, LIC से, मैक्स लाइफ से, किसी से भी, बजाज फाइनेंस से अपना अगर इंश्योरेंस लेते हो और बीच में अगर एजेंट इन्वॉल्व रहता है, तो फिर वो कंपनी एजेंट को कमीशन पे करती है क्लाइंट को लाने के लिए। तुम कस्टमर थे, तुमको लाया गया और इंश्योरेंस करवाया गया कंपनी के द्वारा, तो इसीलिए इस एजेंट को इसमें कमीशन मिलेगा क्योंकि यही तुमको पकड़ के लाया था। ठीक है, अब थोड़े से टर्म समझ लो जो कि इस चैप्टर के अंदर यूज होते हैं। तो हम इंश्योरेंस कंपनी 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी 1 अगर किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से री इंश्योरेंस एक्सेप्ट करती है तो उसको री इंश्योरेंस एक्सेप्ट ही बोलते हैं। मतलब ये वाली कंपनी को डर लग रहा था। क्या लग रहा था? डर लग रहा था कि यार मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, बड़ा क्लाइंट है। तो इसने इस कंपनी को री इंश्योरेंस का बिजनेस दिया। मतलब ये आके इससे री इंश्योरेंस करवा लिया इंश्योरेंस कंपनी 1 से। इंश्योरेंस कंपनी 1 को आके बोला कि भाई मेरे को डर लग रहा है, इतना बड़ा क्लाइंट है, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, एक काम कर, तू री इंश्योरेंस कर ले। ठीक है, तो ये हो गया री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अब मान लो इंश्योरेंस कंपनी 1 के पास कोई क्लाइंट आया, इंश्योरेंस कंपनी 1 के पास कोई बड़ा क्लाइंट आया और अब इसको डर लग रहा है कि नहीं यार मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। तो अगर इसने किसी को री इंश्योरेंस का बिजनेस दिया, मतलब बेसिकली इसने जाके किसी से अगर री इंश्योरेंस करवाया किसी तीसरी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी 3 से, तो इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस सीडेड। यानी सिंपल शब्दों में, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, आई एम द इंश्योरेंस कंपनी 1, अगर मैं किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से रिस्क शेयर कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। ठीक है, कि मैं उसके साथ उसका रिस्क शेयर कर रहा हूं, मैं री इंश्योरेंस ले रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं किसी दूसरी कंपनी को अपना रिस्क बांट रहा हूं, री इंश्योरेंस करने जा रहा हूं उसके पास, ठीक है, तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस सीडेड। क्या बोलते हैं? सीडेड। ओके, तो मैं किसी कंपनी से री इंश्योरेंस ले रहा हूं, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। मैं किसी कंपनी को री इंश्योरेंस दे रहा हूं, री इंश्योरेंस सीडेड। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बात करूं, अगर मैंने इस कंपनी के पास जाके री इंश्योरेंस करवाया तो काइंड ऑफ मैं एक एजेंट की तरह काम नहीं किया। यहां पर सोच के बताओ कि अगर मैंने किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके री इंश्योरेंस करवाया, तो एक तरीके से मैंने इसको क्लाइंट ला के दिया कि नहीं दिया? बताओ, फटाफट से बताओ। मैंने ये हूं ना, मैं इंश्योरेंस कंपनी 1 हूं, मैंने इंश्योरेंस कंपनी 3 को क्लाइंट ला के दिया ना, बिजनेस ला के दिया। ठीक है, इसको इंश्योरेंस कराने को आप बोल सकते हो बिजनेस। तो मैंने उसको बिजनेस ला के दिया, तो कायदे से मैं एजेंट बन गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक क्लाइंट पकड़ के लाया और इसको ला के दिया। तो इसीलिए ये कंपनी मुझे कमीशन इनकम देगी, कमीशन पे करेगी, क्योंकि इस केस में मैं एक एजेंट बन गया हूं। क्या बन गया हूं? एजेंट। अब इसी का उल्टा, इस कंपनी ने मेरे को बिजनेस ला के दिया था, री इंश्योरेंस, है ना, इस कंपनी ने मेरे से री इंश्योरेंस आके करवाया था, तो कायदे से इसने मुझे बिजनेस ला के दिया, तो अब ये मेरा एजेंट है, ये मेरा एजेंट बना इस ट्रांजेक्शन में, तो मुझे इसको कमीशन पे करना पड़ेगा। ये देखो, कमीशन पेड। समझ में आया? तो जो आपको बिजनेस ला के दे रहा है वो आपका एजेंट है। अगर आप किसी को बिजनेस ले जाके दे रहे हो तो आपको कमीशन मिलेगा। अगर आपको कोई बिजनेस ला के दे रहा है तो उसको आपको कमीशन देना पड़ेगा। काफी सिंपल बात है ये। आपको कोई बिजनेस ला के दे रहा है तो आप उसको कमीशन दो। आप अगर किसी को बिजनेस ले जाके दे रहे हो तो वो आपको कमीशन देगा। सिंपल है। ठीक है, ओके। अब देखो, सिंपल सी बात है, इसने आपसे री इंश्योरेंस करवाया तो आप इससे प्रीमियम लोगे ना भाई, इंश्योरेंस किए ना तुम किसी का, ठीक है, तुम किसी का इंश्योरेंस किए, तो इससे लोगे तुम प्रीमियम। क्लाइंट से तुम्हारी डायरेक्ट डीलिंग नहीं है। क्लाइंट जो आया था वो इसके पास आया था, क्लाइंट इसको पैसा दे रहा होगा, लेट से 20,000 रुपए, इसने आपसे री इंश्योरेंस कराया,
तो जितना प्रीमियम आपका बन रहा है उतना प्रीमियम अब ये आपको देगा, लेट से 10,000 रुपये, 50-50 बांट लियोगे तो, ठीक है। अब फ्यूचर में अगर इस क्लाइंट की प्रीमाइसेस में आग लगती है या कोई भी घटना घटती है तो ये क्लाइंट को क्लेम देगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप इसको क्लेम दोगे। यही तो कॉन्सेप्ट हुआ ना शेयरिंग का, रिस्क शेयरिंग का। तो आप इसको क्लेम दोगे फ्यूचर में और फिर ये वो पैसा क्लाइंट को दे देगा अपना पैसा मिला के, मतलब दोनों मिला के, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी कि आपने जाके इससे री इंश्योरेंस करवाया तो अब आप इसको प्रीमियम पे करोगे। फ्यूचर में अगर क्लाइंट आया और आपसे क्लेम मांगा तो आप इससे क्लेम लोगे, अपना पैसा मिलाओगे और क्लाइंट को टोटल पेमेंट कर दोगे जो भी क्लेम का होगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों। तो अब यहाँ पर प्रीमियम और क्लेम वाला मैटर ईजी है, कमीशन वाला मैटर ईजी है। बस री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और री इंश्योरेंस सीडेड का मतलब याद रखो। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड मतलब जब आप किसी से री इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर रहे हो, सीडेड मतलब जब आप किसी को री इंश्योरेंस दे रहे हो, ठीक है। ओके ठीक है भैया, ओके डन। अब इसके बाद देखो इंश्योरेंस का मतलब हम पता है, इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब हमको पता है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रीमियम रिसीव्ड, ये एक टॉपिक है, 7 मार्क्स में फ्लैट इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देखो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रीमियम रिसीव मतलब होता है कि कंपनी को कितनी इनकम हुई फ्रॉम प्रीमियम। अब यहाँ पर बच्चों दो जगह से तुमको प्रीमियम की इनकम होगी और एक जगह से तुम्हारा प्रीमियम जा रहा होगा, तो तुम उसका नेट अमाउंट निकालोगे। दैट्स वाई द नेम इज नेट प्रीमियम। नाम क्या है? नेट प्रीमियम। क्यों है नाम नेट प्रीमियम? क्योंकि आपको जितना प्रीमियम आपको मिल रहा है माइनस इस सिंपल यार सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो जितना प्रीमियम आपको मिल रहा है माइनस जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो। अब तुम सोचोगे कि इंश्योरेंस कंपनी कब से प्रीमियम पे करने लग गई? अरे भाई री इंश्योरेंस सीडेड। तो अगर आप किसी और कंपनी के पास जाके किसी क्लाइंट का री इंश्योरेंस कराया हो तो आपको उसको प्रीमियम देना पड़ेगा ना उस कंपनी को, हाँ, तभी तो फ्यूचर में आपको क्लेम देगी और आपके बोझ को हल्का करेगी। ओके, तो देखो एक आपको प्रीमियम की इनकम होगी डायरेक्ट बिजनेस से, जो आपके पास डायरेक्ट कस्टमर आ रहा है उससे। एक आपको प्रीमियम की इनकम होगी री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड से, कि आपने किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया है, वहां से इनकम होगी। और तीसरा आप प्रीमियम पे करोगे री इंश्योरेंस सीडेड के केस में, मतलब आपने किसी के साथ बिजनेस शेयर किया है, आपने री इंश्योरेंस करवाया है, तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इसको आप करोगे यहाँ पर माइनस। तो देखो सबसे पहले बच्चों आप ले लो प्रीमियम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, प्रीमियम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, दोनों केस में रिसीव हो रहा है तो प्रीमियम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो मान लो डायरेक्ट बिजनेस से आपको 10 लाख का प्रीमियम रिसीव हुआ है और आपके री इंश्योरेंस के बिजनेस से आपको लेट से 3 लाख रुपए का प्रीमियम रिसीव हुआ है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है? यस। अब बच्चों इसमें आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर। सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बताओ, इस साल के एंड में अगर कोई प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब जो पैसा आपको इस साल मिल जाना चाहिए था वो पैसा आपको नहीं मिला है, करेक्ट। इस साल के एंड में जो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है उसका मतलब क्या हुआ कि करंट ईयर में जो आपको प्रीमियम की इनकम हो जानी चाहिए थी वो इनकम आपको नहीं हुई है, मतलब रिसीव नहीं हुई है, सॉरी, इनकम हो गई है, इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये इनकम तो इसी साल की है, बस रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। तो आपने प्रीमियम रिसीव्ड जो आपको कैश में पैसा मिल चुका है वो आपने यहां पर लिख लिया है। इसमें आप आउटस्टैंडिंग प्रीमियम जो इस साल के एंड में है उसको ऐड कर दो। तो मान लो 2 लाख रुपए का ऐसा प्रीमियम है जो कि इसी साल का है बट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो ये आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो कायदे से ये आपकी साल भर की इनकम होनी चाहिए थी, लेकिन 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 इसमें आप माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मेरे को फटाफट से बताओ, जैसे इस साल कुछ प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, वैसे ही पिछले साल का भी कुछ प्रीमियम का अमाउंट होगा जो आपको रिसीव नहीं हुआ होगा, होगा ना। पिछले साल का भी कुछ प्रीमियम का अमाउंट होगा जो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ होगा। तो सोचो पिछले साल का भी मान लो 1.5 लाख रुपए का अमाउंट था जो आपको रिसीव नहीं हुआ था, तो वो इस साल रिसीव हो गया होगा। पिछले साल का पैसा था 1.5 लाख रुपए जो आपको रिसीव नहीं हुआ था, आउटस्टैंडिंग था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब पिछले साल के एंड ऑफ द ईयर में। तो पिछले साल के एंड ऑफ द ईयर में जो आउटस्टैंडिंग मनी था वो इस साल आपको रिसीव हो गया होगा। तो सोचो ये 10 लाख रुपए आपका कैश रिसीव्ड है, इसके अंदर क्या 1.5 लाख रुपए एक ऐसा अमाउंट है जो कि पिछले साल का है? फटाफट से बता दो, क्या इस 10 लाख के अंदर 1.5 लाख का अमाउंट ऐसा है जो कि पिछले साल मिला था? आंसर इज यस। तो 10 लाख में से 1.5 लाख आप माइनस कर दो तो कितना हो गया तुम्हारा? 8.5 लाख हो गया। 10 लाख माइनस 1.5 लाख, 8.5 लाख रुपए तुमको करंट ईयर के रिस्पेक्ट में मिला है। 10 लाख में से 1.5 लाख तो पिछले साल का पैसा है, 8.5 लाख बस इस साल का पैसा है।
तो 8.5 लाख रुपए आपका इस साल का पैसा है जो आपको कैश में मिल चुका है, और 2 लाख आपका इसी साल का पैसा है जो आपको अभी तक कैश में मिला नहीं है, पर इनकम इसी साल की है, तो वो 2 लाख आप ऐड कर दो। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 10,50,000 रुपए आपकी करंट ईयर की इनकम बन रही है। ठीक है, करंट ईयर की डायरेक्ट बिजनेस से इनकम बन रही है 10,50,000 रुपए। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर माइनस होगा, और सेम यहां पर भी लगेगा, प्रीमियम पेड हो जाएगा। बस यहां पर तुम पे कर रहे हो ना भाई, तो प्रीमियम पेड हो जाएगा। इसमें भी ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, वो अमाउंट जो इसी साल का था पर आपने पे नहीं किया है वो ऐड करोगे, और वो अमाउंट जो कि पिछले साल का था आपने इस साल पे किया होगा वो आप माइनस कर दोगे, तो आपको नेट प्रीमियम रिसीव्ड यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन दिखाऊं, देखो काफी बेसिक सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली आया नहीं है अभी तक ना, तो इसीलिए मैं आपको एक सेकेंड लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, तो ये किसके ऊपर मेरे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन XYZ मरीन इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बाद में पढ़ेंगे, अभी हम GIC का पढ़ रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद LIC का पढ़ेंगे। तो नेट प्रीमियम अर्न्ड और नेट क्लेम्स इनकर्ड आपको बताना है। तो क्लेम्स तो छोड़ो, अभी हम नेट प्रीमियम की बात करते हैं। तो इधर देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस बिजनेस दिख रहा है। हाँ, डायरेक्ट बिजनेस से ये इतने रुपए का प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है, इतने रुपए का प्रीमियम रिसीवेबल है 1/4/2013 को, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और इतना है एंड ऑफ द ईयर में। ठीक है, ओके, वैसे ही री इंश्योरेंस बिजनेस में इतना मिल गया, इतना बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इतना एंड ऑफ द ईयर। फिर प्रीमियम पेड, इसका मतलब तुमने जो री इंश्योरेंस सीड किया है, री इंश्योरेंस सीडेड, उसमें इतना अमाउंट तुमने पे कर दिया है, इतना तुम्हारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, इतना तुम्हारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात मुझे लग नहीं रही इसमें। प्रीमियम रिसीव लिखोगे, आपका जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर दोगे क्योंकि वो करंट ईयर का है, और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो मिला होगा और इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, तो आप माइनस कर दोगे। इस अमाउंट के अंदर तुम्हारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट इंक्लूडेड होगा जो कि पिछले साल का पैसा है, तो वो आप माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, और इस साल का वो पैसा जो अभी तक मिला नहीं है वो आप प्लस कर रहे हो। तो इस साल की इनकम आ गई फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस। ठीक है, फिर ये आ जाएगी री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड से तुम्हारी इनकम, और फिर ये सीडेड आ जाएगी। फिर उसमें तुम लोगों को ये इनकम है, ये रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट है, और ये पेमेंट है, तो इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे और इसको माइनस कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रीमियम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। फटाफट से बताओ, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। यस और नो? यस, चलो इसको आप नोट कर लो अगर चाहो तो। ओके बच्चों, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों क्लेम्स का। तो मुझे बताओ, इंश्योरेंस कंपनी का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है प्रीमियम और सबसे बड़ा एक्सपेंस सोर्स है क्लेम। तो क्लेम की भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, ध्यान से देखना, इसके ऊपर भी 7 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको प्रीमियम क्लेम दोनों निकालने बोले, लड्डू टाइप का क्वेश्चन 7 मार्क्स फ्री में देके जाएगा। देखो सबसे पहले क्लेम्स पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस। अगेन मेरे को फटाफट से बताओ, डायरेक्ट जो आपके पास कस्टमर आए थे उन कस्टमर्स को आपको क्लेम पे करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा री इंश्योरेंस जो आपने एक्सेप्ट किया था, जो री इंश्योरेंस आपने एक्सेप्ट किया था, तो प्रीमियम तो ले लिए थे, अब जब क्लेम पे करने की बारी आएगी तो क्लेम्स भी पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा बच्चों, जो तुमने री इंश्योरेंस सीड किया था, मतलब जो तुमने री इंश्योरेंस किसी कंपनी के साथ बांटा था, किसी को बिजनेस दिया था, तो जब तुम्हारा कस्टमर क्लेम लेने आएगा तुम उनसे पैसा लोगे क्लेम्स का, फिर अपने कस्टमर को पे करोगे। ठीक है, तो मान लो 10 रुपए का इंश्योरेंस था, सामने वाली कंपनी से तुम 6 रुपए लोगे, फिर 6 और अपने जेब से 4 रुपए डाल के 10 रुपए दे दोगे क्योंकि तुमने रिस्क शेयर किया था, तो वहां पर तुमको क्लेम अब रिसीव होगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो क्लेम तुमको रिसीव होगा वहां पर। ओके, तो सबसे पहले देखो सिंपल है, क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर लो, इसमें जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है वो ऐड कर दो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये वो अमाउंट है क्लेम का जो कि इसी साल का है बट आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो ये आपका खर्चा ही है पर आपने अभी तक पे नहीं किया है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो आउटस्टैंडिंग था उसको माइनस कर दो क्योंकि वो पिछले साल का था, आपने इस साल पे कर दिया होगा,
जैसे मान लो आपने 10 लाख की क्लेम्स की पेमेंट की है, जिसमें से 1.5 लाख रुपए आपका पिछले साल का था, तो इसका मतलब उसको हम माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पर। 8.5 लाख हमारा इस साल को बिलोंग करता है और 2 लाख रुपए का हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब 8.5 लाख हमने पे कर दिया, 2 लाख आउटस्टैंडिंग है, मतलब 10,50,000 रुपए हमारा करंट ईयर का क्लेम्स है। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल आइटम है जो आप ऐड करोगे, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम्स। सर्वेयर की फीस और लीगल एक्सपेंसेस जनरली इसी दोनों नाम से होता है, बट और भी कोई नाम से होगा तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर क्लेम्स देने के पहले आपको साइट विजिट करना पड़ता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, सर्वे करवाना पड़ता है कि कितने रुपए का सामान जला है, कितने का वो है तुम्हारा। याद करो, ग्रुप 1 से रिलेट करो। ग्रुप 1 में हम लोग तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उससे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ फायर निकालते थे कि नहीं निकालते थे। तो ये सब चीज़ें करने में इंश्योरेंस कंपनी का खर्चा होगा। इंश्योरेंस कंपनी एकदम डेप्थ में जा जाके हर चीज़ क्रॉस चेक कर करके प्रॉपर सर्वे कराएगी, उसके बाद ही तुमको क्लेम देगी। समझ रहे हो? तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम जो भी होगा इंश्योरेंस कंपनी खुद ही करवाती है, सर्वेयर को भेजती है, लीगल जो भी पेपर वर्क होता है वो सब करवाती है। तो उसका जो भी खर्चा है वो तुम्हारा क्लेम से रिलेटेड ही है, तो आप यहीं पर ऐड कर दोगे। लेट्स से 50,000 रुपए है, तो तब तुम्हारा ये आएगा बच्चों क्लेम्स फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस। तो 10,50,000 प्लस 50,000 ये हो गया तुम्हारा 11 लाख रुपए। ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड की बात करते हैं। ठीक है, तो री इंश्योरेंस जो तुमने एक्सेप्ट किया था, अब अगर इंश्योरेंस सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी जिससे तुमने एक्सेप्ट किया था वो तुमको बोलेगी ओ भाई उस क्लाइंट का फायर लग गई गोडाउन में, पैसा देना पड़ेगा, तो तुमको अब क्लेम देना पड़ेगा, तुमने प्रीमियम लिया था, चलो अब क्लेम भरो। तो क्लेम्स पे करोगे, प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। ऐसे ही जो तुमने अपना जो इंश्योरेंस तुमको मिला था उसका तुमने री इंश्योरेंस सीड कर दिया था किसी कंपनी के साथ, किसी दूसरी कंपनी के पास जाके री इंश्योरेंस करवा दिया था, तो वहां से अब तुमको बेनिफिट होगा, तुमको वहां से क्लेम का पैसा मिलेगा। तो क्लेम्स रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो अब वही तुम इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे और इसको माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा नेट क्लेम्स पेड आ जाएगा। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये देखो इसी क्वेश्चन में कवर्ड है। क्लेम्स पेड तुम्हारा 73 लाख है फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो ये माइनस होगा ये प्लस होगा। ठीक है, ये हो गया, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये री इंश्योरेंस बिजनेस का है। क्लेम्स रिसीव्ड है ये, ठीक है, इसमें जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा माइनस होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तुम्हारा प्लस होगा। ठीक है, तो देखो क्लेम्स पेड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग माइनस ये आ गया, क्लेम्स पेड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग माइनस ये आ गया, क्लेम्स पेड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये आ गया, ये प्लस ये माइनस ये तुम्हारा नेट क्लेम्स आ गया। तो सिंपल कैलकुलेशन है आपकी। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। ओके, इसके बाद जब भी क्वेश्चन में तुम्हारा पीएनएल अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तुमको कमीशन भी निकालना पड़ेगा। तो ये भी देखो इजी सा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन ऑफ नेट कमीशन पेड। कैसे निकालोगे नेट कमीशन पेड? कमीशन पेड फॉर डायरेक्ट बिजनेस प्लस कमीशन पेड फॉर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। याद करो, जब तुमको कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस ला के दे रही है उसको हम री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड बोलते हैं, और उस केस में जिस कंपनी ने तुमको बिजनेस ला के दिया है वो तुम्हारी एजेंट बन गई काइंड ऑफ, क्योंकि वो तुमको बिजनेस ला के दे रही है, तो तुमको उसको कमीशन देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट बिजनेस जो आ रहा है वो भी अगर एजेंट के थ्रू आ रहा है तो उससे भी कमीशन देना पड़ेगा, री इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर रहे हो उसमें भी कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर री इंश्योरेंस करा रहे हो, इसका मतलब वहां तुम एजेंट बन गए और सामने वाली कंपनी तुमको कमीशन पे करेगी। तो कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम री इंश्योरेंस सीडेड, तो वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि वो तुम्हारी इनकम बन गई। तो ये खर्चा प्लस खर्चा माइनस इनकम, तो ये नेट कमीशन पेड आएगा। ठीक है, सिंपल है। ओके, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाता हूं फटाफट से, क्या था। प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ठीक है, ये तो रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या होता है कि जो भी तुम्हारी जनरल इंश्योरेंस होती है वो सारी 1 साल के लिए होती है। लाइफ इंश्योरेंस तो 60 ईयर्स तक के लिए होती है, 70 ईयर्स की, 80 ईयर्स के लिए होती है, लेकिन जो तुम्हारी जनरल इंश्योरेंस होती है वो 1 साल की होती है। जैसे कि तुम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो 1 साल के लिए कराते हो, तुम फायर इंश्योरेंस कराते हो 1 साल के लिए कराते हो, तुम फ़ोन का इंश्योरेंस कराते हो, जैसे कि एप्पल का फ़ोन तुमने लिया है तो एप्पल केयर प्लस इंश्योरेंस है तो वो 1 साल के लिए कराते हो। इसके अलावा तुम अगर उसका शिप का इंश्योरेंस कराते हो, तुम्हारी जो मरीन इंश्योरेंस है वो कराते हो, तो जब तक वो शिप वहाँ पहुँच नहीं जाती जहाँ के लिए वो निकली है तब तक वो इंश्योरेंस वैलिड रहता है। तो ये इंश्योरेंस जनरली शॉर्टर पीरियड के लिए होते हैं, 1 साल के लिए होते हैं जनरली। तो अब देखो ज़रूरी तो नहीं है
कि जो पर्सन इंश्योरेंस कराने आ रहा है वो 1 तारीख को 1 अप्रैल को इंश्योरेंस कराने आए, क्या ये बात ज़रूरी है? नहीं, वो साल के बीच में कभी भी इंश्योरेंस करा सकता है। तो जैसे मान लो उसने 30 जून को इंश्योरेंस करवाया है बच्चों, तो अब 30 जून को उसने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है 1 साल के लिए, ठीक है? अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 30 जून को 1 साल के लिए करवाया है, तो ये जो इंश्योरेंस है वो अगले साल 30 जून तक वैलिड होगी, है ना? तो मान लो 30 जून 2026 को उसने इंश्योरेंस कराया है, तो 30 जून 2027 तक ये इंश्योरेंस वैलिड होगी? हाँ, होगी। तो अब मुझे फटाफट से बताओ, इस डेट और इस डेट के बीच में तुम्हारी बैलेंस शीट डेट आएगी। अब अगर ये इंश्योरेंस इसी साल होके इसी साल इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अगर ये इंश्योरेंस हुआ इस साल है, लेकिन इसका क्लेम अगले साल भी आ सकता है। ज़रूरी थोड़ी है यहाँ से यहाँ तक में उसका एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ से यहाँ तक भी तो हो सकता है। और जब तक ये डेट नहीं आ जाती, तब तक हमको उसको कवर देना है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब 31 मार्च को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम एक प्रोविजन शो करते हैं, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के नाम से। एक ऐसा रिस्क जो कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, 30 जून 2027 को एक्सपायर होगा। अभी ये रिस्क एक्सपायर नहीं हुआ है। तो एक बंदा जिसने इंश्योरेंस तो इसी साल करवाया था, पर उसका जो रिस्क एक्सपायर होगा वो अगले साल एक्सपायर होगा। तो यहाँ पर हमें एक्सपायरी डेट एक्सपायर नहीं हुआ है, तो हम यहाँ बैलेंस शीट डेट पे प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का एक प्रोविजन बना के चलते हैं। अब इसका नाम प्रोविजन क्यों है? क्योंकि तुमको पता है अमाउंट अनसर्टेन है, हमको थोड़ी पता है। पहली बात तो कंटिंजेंट भी है और एट द सेम टाइम अनसर्टेन भी है अमाउंट, ठीक है? कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, प्रोविजन तो है, पता है एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा तो प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? तो प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क हम बना के चलते हैं उस अमाउंट के लिए जो कि नेक्स्ट ईयर भी जिसका क्लेम आ सकता है, इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ठीक है? तो देखो काफी सिंपल है। जो तुम नेट प्रीमियम का अमाउंट निकालते हो, नेट प्रीमियम, ये तुम्हारी इनकम है, ये तुम्हारी इनकम है। अब इस इनकम से ही तुम अपने प्रोविजन को एडजस्ट करोगे, राइट? प्रोविजन को इसी से एडजस्ट करोगे ना अपनी इनकम से। तो जो भी तुम्हारा प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है, ओपनिंग बैलेंस, उसको आप कर दोगे ऐड। क्यों? क्योंकि अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। मुझे फटाफट से बताओ, इस साल के स्टार्टिंग में आपके पास प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क था, अगर ये साल खत्म हो गया, अगर ये साल खत्म हो गया, तो अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि साल खत्म हो गया, जो भी यूटिलाइजेशन हुआ होगा वो हुआ होगा, बट अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। या फिर देखो सिंपल, मैं इसको ऐसे बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लो आपका जो नेट प्रीमियम का अमाउंट है वो आया है, कितना आया था हमारा? 10,50,000 रुपये आया था। अब मैं बनाऊंगा प्रोविजन, मेरे को बनाना है प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाना है, ठीक है? तो देखो मरीन इंश्योरेंस के केस में 100% लेना होता है, फायर इंश्योरेंस के केस में 50%, मिसलिनियस में 50%, तो ये तो हम लेंगे। बट अभी के लिए मैं एक रैंडम सा अमाउंट यहाँ पर ले लेता हूँ। लेट से मेरे को 2 लाख रुपए का बस बनाना है, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि मेरे को सिर्फ 2 लाख रुपए का बनाना है प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ठीक है? तो मैं इसको इससे माइनस करने जा रहा था, लेकिन मैंने चेक किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो पिछले साल भी मैंने प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाया था। प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क मैंने तो पिछले साल भी बनाया था, और पिछले साल मैंने बनाया था लेट से 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। तो जो मैंने पिछले साल के ईयर एंड में प्रोविजन बनाया था, ये कायदे से मेरा क्या है? ओपनिंग प्रोविजन है। और जो मैंने अभी अभी प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का अमाउंट निकाला है, ये मेरा इस साल का क्लोजिंग प्रोविजन है, राइट? तो ये मेरा क्लोजिंग प्रोविजन, ये मेरा ओपनिंग प्रोविजन। अब मुझे फटाफट से बताओ, मेरे को प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क आज अभी कितने रुपए का चाहिए? 2 लाख रुपए का चाहिए। क्या मेरे पास ऑलरेडी 1.5 लाख का प्रोविजन है? फटाफट से चेक करके बताओ, क्या मेरे पास ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए का प्रोविजन है? आंसर इज यस। तो मेरे पास ऑलरेडी 1.5 लाख का प्रोविजन है, मुझे 2 लाख का चाहिए है, तो मैं 50,000 का प्रोविजन और बना दूंगा। तो प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, मैं यहां पर 50,000 का प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क और बना दूंगा, समझे? तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर देखो तुम्हारा नेट प्रीमियम कितना है? 10,50,000। ओपनिंग प्रोविजन कितना है? 1.5 लाख। क्लोजिंग प्रोविजन कितना है? 2 लाख। तो मुझे फटाफट से बताओ, क्लोजिंग प्रोविजन यहाँ माइनस में लिखा हुआ है, ये प्लस में लिखा हुआ है, तो नेट अमाउंट आ रहा है 50,000 और वो भी नेगेटिव। तो 10 लाख रुपए यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा क्या? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या है मैं बताता हूँ, वो तुम्हारा रेवेन्यू अकाउंट है ना, उसमें जाएगा 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी देखो 10,50,000 माइनस 50,000, 10 लाख रुपए आएगा, क्योंकि 50,000 का प्रोविजन तुमको बनाना है। समझ में ही बात? तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, कि तुम्हारा जो ओपनिंग प्रोविजन है वो आप यहां प्लस कर दो। अरे जैसे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में करते हैं,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड, न्यू प्रोविजन डेबिट साइड। ऐसे ही करते हैं ना, ओल्ड प्रोविजन पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल देते हैं, इसका मतलब हम प्रॉफिट में उसको ऐड कर देते हैं ओल्ड प्रोविजन को, और न्यू प्रोविजन को डेबिट साइड लिखते हैं, मतलब हम उसको माइनस करते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको याद आ गया होगा प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो देखो, जब क्वेश्चन में मेंशन्ड हो बच्चों, जब क्वेश्चन में मेंशन्ड हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, तो अगर फायर इंश्योरेंस का बिजनेस है तो उसमें प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क आप बनाओगे 50% ऑफ द अमाउंट, ठीक है, जो आपका प्रीमियम का अमाउंट होता है। ओके, टेक दिस परसेंटेज एज ऑन नेट प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है। तो जो नेट प्रीमियम का अमाउंट होता है उसका 50% बनाओगे अगर फायर इंश्योरेंस का बिजनेस है तो, मरीन का है तो 100% बनाओगे, और मिसलीनियस है तो 50% बनाओगे, ठीक है। तो याद रखना 100 50 50, मरीन फायर मिसलीनियस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ना लिखा है तो, अगर लिखा हुआ है तब तो फिर कर लेना, बाकी नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अगर अच्छा एक सेकंड, इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन शो कर देता हूं एक। ये क्वेश्चन आप देख लो, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कॉलमिनर फॉर्म में अनएक्सपायर्ड रिस्क का अकाउंट शो करना है। देखो, खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी फर्निश कर रही फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 31 मार्च 2022 को उनके पास रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है 100 करोड़ रुपए का, ठीक है, और इट कंप्राइज ऑफ 37.5 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन, नहीं मरीन इंश्योरेंस है वो, ठीक है। एक ये जून 24 वाला क्वेश्चन भी फिर हम देखेंगे, उसी के जैसा ही है वो, ठीक है। फायर इंश्योरेंस का है, रेवेन्यू अकाउंट बनाना है उसमें। बिजनेस 50 करोड़ है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, फायर इंश्योरेंस बिजनेस, और 12.5 करोड़ इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसलीनियस, ठीक है। तो आपको ये बता दिया है कि रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 31 मार्च 2022 को तुम्हारा है 100 करोड़ रुपए का, जिसको बाइफरगेट करके वो बता रहा है कि 37.5 करोड़ तुम्हारा मरीन इंश्योरेंस का है, 50 करोड़ इसमें से तुम्हारा फायर इंश्योरेंस का है, 12.5 करोड़ मिसलीनियस का है, ठीक है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी टू क्रिएट अ रिजर्व ऑफ 100% मरीन इंश्योरेंस, 50% फायर और मिसलीनियस। क्या ये बात क्वेश्चन नहीं लिखता तो भी हमको पता थी कि मरीन के केस में 100, फायर और मिसलीनियस में 50% लेना होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर बच्चों, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मिसलीनियस इंश्योरेंस का आपको प्रीमियम दिया हुआ है कलेक्टेड फ्रॉम इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी इशूड अदर देन इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। अदर इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकन, ओके, और प्रीमियम पेड पेएबल टू अदर इंश्योरेंस कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस सीडेड। तो सिंपल शब्दों में डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, री इंश्योरेंस सीडेड, आपको तीनों का अमाउंट यहां पर दिया हुआ है। आपको बोल रहा है खुश इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है जनरल एंट्री पास करो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व के लिए और टैबुलर फॉर्म में इसको आप शो करके दिखाओ। तो देखो यहां पर मैंने इसका सोल्यूशन किया है। सेपरेट रेवेन्यू अकाउंट आर क्रिएटेड फॉर 3 टाइप्स ऑफ जनरल, तीनों का अलग अलग बनाते हैं, एक साथ नहीं बनाना है। तो नेट प्रीमियम अर्नड डायरेक्ट बिजनेस से अगर आप देखोगे यहां पर तो 45, 107.5 और 30 ये मैंने लिख दिया। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड से आपको इनकम हुई है 17.5, 12.5 और 10, 17.5, 12.5 और 10, और री इंश्योरेंस सीडेड के कारण आपको पे करना पड़ा इंश्योरेंस इतना इतना अमाउंट का, ठीक है, 16.75, 10.75 और 1.75, ठीक है, ये 17.75 है, ठीक है। फिर इसके बाद आप नेट प्रीमियम निकालोगे, ये प्लस ये माइनस ये करके नेट प्रीमियम आ गया। रेट ऑफ प्रोविजन बच्चों आपको मरीन के केस में लेना है 100%, फायर के केस में लेना है 50%, मिसलिनियस केस में लेना है 50%, ठीक है। तो इसका 100% ले लो, इसका 50% ले लो और इसका 50% ले लो, ये आपका आ गया क्लोजिंग प्रोविजन। इसमें से माइनस करो ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 37.5, 50 और 12.5, 37.5, 50 और 12.5। तो ये तुम्हारा एडिशनल प्रोविजन या फिर रिवर्सल, ये देखो इसमें रिवर्सल आ रहा है ना, ये आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जनरल एंट्री पास करनी है इसके लिए कि कितना कितना प्रोविजन आपको यहाँ पर लगने वाला है। तो क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन, आपको 8.25 का प्रोविजन यहाँ पर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना प्रोविजन आपको चाहिए और इतना प्रोविजन आपके पास ऑलरेडी है, तो इतना और बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इतना प्रोविजन आपको चाहिए, इतना आपके पास ऑलरेडी है,
तो इतना आपको बनाना पड़ेगा, इतना प्रोविजन आपको चाहिए, इतना प्रोविजन ऑलरेडी है तो इतना कम करना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसकी बच्चों जर्नल एंट्री में आपको लगे हाथ बता देता हूँ। सिंपल है, पीएनएल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बस पीएनएल अकाउंट की जगह रेवेन्यू अकाउंट नाम लिख दो, बस सोचो पीएनएल जैसा और बोलो रेवेन्यू अकाउंट। तो मरीन का, फायर का और मिसलिनियस का, तीनों का अलग अलग बनता है रेवेन्यू अकाउंट, एक साथ नहीं बनता इंश्योरेंस बिजनेस के केस में। ठीक है, तो अब मुझे फटाफट से बताओ प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है। भैया प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, यही एंट्री होती है ना। तो पीएनएल अकाउंट को काट के बच्चों कर दो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। क्या कर दो, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। तो मरीन है तो मरीन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, फायर है तो फायर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, क्योंकि इन दोनों के केस में आपको इतने इतने रुपए का प्रोविजन और बनाना है। अब इसके केस में प्रोविजन को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करना है तो आपका फायदा है। तो जब प्रोविजन रिवर्स करते हैं तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो यहां पर पीएनएल की जगह रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस रेवेन्यू अकाउंट, मिसलिनियस वाले कैटेगरी का रेवेन्यू अकाउंट 1.25 का आपको रिवर्सल करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आराम से 7 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको नोट कर लो। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू। ये हो गया, देखो टू कैलकुलेट प्रीमियम फॉर द ईयर, टू कैलकुलेट प्रीमियम फॉर द ईयर, नेट प्रीमियम रिसीव्ड आप ले लो और ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क आप यहाँ पर ऐड कर दो जैसा कि हमने सीखा, और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क आप यहाँ पर माइनस कर दो, यूज जनरल रूल्स परसेंटेज जो हमने 100-50-50 सीखा। अब इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन में कई बार आपको ना एडिशनल रिस्क के लिए भी प्रोविजन दिया होता है, तो ये कुछ नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में परसेंटेज बता देगा। ओपनिंग प्रोविजन फॉर एडिशनल रिस्क आपको दिया रहेगा, सेम वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आपने अभी अनएक्सपायर्ड रिस्क को ट्रीट किया। एडिशनल रिस्क मतलब ये होता है कि कुछ कंपनीज ना कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलती है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, तो लोग 5-10% एक्स्ट्रा प्रोविजन बना के चलते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ओपनिंग प्रोविजन को वैसे ही प्लस करना है, और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर एडिशनल रिस्क गिवन परसेंटेज इन द क्वेश्चन अप्लाई ऑन नेट प्रीमियम रिसीव माइनस करना है, तो ये परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो बस आपको इसको माइनस कर देना है। जैसे अगर मैं दिखाऊं इसके ऊपर, ये देखो एडिशनल रिजर्व हैज टू बी मेंटेन 5% ऑफ द नेट प्रीमियम फॉर द ईयर, तो बस ऐसे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप 5% और बना देना नेट प्रीमियम का। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब आ जाओ रेवेन्यू अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों फॉर्म्स के नाम याद कर लो। फॉर्म बी है, क्या है, फॉर्म बी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी के फॉर्म का नाम, तो फॉर्म बी है, फॉर्म बी है। ठीक है, और तुम्हारा फॉर्म बी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम। अब इंश्योरेंस कंपनी टोटल 3 चीजें बनाती है फाइनल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट की जगह बनाती है रेवेन्यू अकाउंट, तो फॉर्म बी डैश रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, फॉर्म बी डैश रेवेन्यू अकाउंट, तो फॉर्म बी डैश आर ए एमसीक्यू में आ सकता है, ये फॉर्म का नाम है। कौन से फॉर्म का नाम है जिसमें आप रेवेन्यू अकाउंट बनाते हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट की जगह रेवेन्यू अकाउंट आ गया, पीएनएल की जगह पीएनएल ही रहेगा, फॉर्म बी डैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो फॉर्म बी डैश पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस का शॉर्ट फॉर्म पीएल, तो फॉर्म बी डैश पीएल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट का फॉर्म का नाम है फॉर्म बी डैश बी एस बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म का नाम याद रखना, शायद एमसीक्यू में आ जाए। अब देखो बहुत सिंपल है, बस ये याद रखना कि इसका शेड्यूल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, पीआरपी अड्डा एलपी रियो याद है, नहीं चेंज कर सकते, यहां भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो देखो प्रीमियम अर्नड सबसे पहले आपको दिखाना है, जैसे हम लोग सबसे पहले सेल्स दिखाते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, यहाँ पर भी सबसे पहले हम सेल्स का अमाउंट दिखा रहे हैं, प्रीमियम अर्न जो नेट अमाउंट आया है इसका नाम है शेड्यूल नंबर 1। फिर उसके बाद अगर कोई अदर्स है तो स्पेसिफाई करके लिख दो, इसका कोई शेड्यूल नंबर नहीं है, इसके लिए आप नोट रेफरेंस दे सकते हो, जैसे वर्किंग नोट नंबर 1, इस टाइप का आप रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हो, कोई शेड्यूल नंबर इसके लिए यूज़ नहीं करना। और इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर रेंट की इनकम हुई है वो आपको दिखाना है, लेकिन इसको आपको ग्रॉस करके दिखाना है। ग्रॉस करके दिखाना है मतलब आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट की इनकम मिली है 1,14,000, लेकिन इसमें 26,000 का टीडीएस कट चुका है, तो लिखा रहेगा 1,14,000 रिसीव हो गया है, लेकिन 26,000 का इसमें टैक्स डिडक्टेड है, सो टीडीएस कटा है। तो मेरे को बताओ टीडीएस कटा है तो वो तुम्हारा खर्चा थोड़ी है, वो तो तुम्हारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है ना भाई, वो तो टोटल इनकम पे इनकम टैक्स निकालोगी तुम। टीडीएस कटने का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट बोलती है
कि जब कोई पर्सन किसी को पेमेंट कर रहा है तो पहले से उस पेमेंट के ऊपर एक फिक्स अमाउंट का टीडीएस का परसेंटेज होता है, उतना काट के हमारे पास डिपॉजिट कर दो। तो उससे तुम्हारा कोई एक्सपेंस थोड़ी हुआ, उसको तुम अपनी इनकम का पार्ट मानो कि तुम्हारी टोटल इनकम थी 1,14,000 प्लस 26,000 रुपए। तो तुम्हारी टोटल इनकम थी, मान लो कितनी थी, 1,40,000 रुपए थी तुम्हारी टोटल इनकम। उसमें टीडीएस कट गया तो तुम्हारा खर्चा नहीं है, तो तुमको इसको ग्रॉस अप करके दिखाना है। जनरली क्वेश्चन में ऐसे अलग अलग ही देता कि आपका इतना अमाउंट रिसीव हुआ है और इतना आपका टीडीएस कट गया है, तो आप दोनों को ऐड करके दिखाना कि मेरी इनकम 1,40,000 रुपए है फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। फिर इसके बाद बच्चों, ये तुम्हारा टोटल करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का तो बनाने बोलेगा नहीं, करंट ईयर का तुम्हारा टोटल रिसिप्ट आ जाएगा। अब उसके बाद क्लेम्स इनकम नेट शेड्यूल 2 में आएगा। जो आपने क्लेम्स की कैलकुलेशन सीखी, मैंने आपको बताया सारा क्लेम्स लेना है डायरेक्ट बिजनेस से, उसमें सर्वेयर फीस, लीगल वगैरह भी ऐड कर देना, फ्रॉम री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, फ्रॉम री इंश्योरेंस सीडेड माइनस कर देना। तो ये तुम्हारा नेट क्लेम्स यहाँ पर आएगा। शेड्यूल नंबर 3 मेजर खर्चा, इंश्योरेंस कंपनी का कमीशन। तो शेड्यूल नंबर 3 में नेट कमीशन जो हमने निकालना सीखा, ठीक है। और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, तो जो भी आपके इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, अदर सारे अदर खर्चे रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, वो आपका शेड्यूल नंबर 4 में आएगा। इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 4 नंबर शेड्यूल में आएगा। और अगर कोई और अदर आइटम है तो आप स्पेसिफाई कर दोगे उसको, इसका कोई शेड्यूल नहीं है। तो ये टोटल आ गया। ए को बी से माइनस करो तो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा फ्रॉम फायर अलग बनाना, मरीन अलग बनाना, मिसलिनियस बिजनेस अलग बनाना, ठीक है, क्योंकि तीनों का अलग अलग बनता है रेवेन्यू अकाउंट। तो ये तुम्हारा आ जाएगा। ये तुम्हारा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्मेट है रेवेन्यू अकाउंट का, एग्जाम में आता है। एक और बात पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आप इसको कंसिडर करना रेवेन्यू अकाउंट के अंदर, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट तो आप इसको रेवेन्यू अकाउंट के अंदर नहीं लोगे, फिर हम उसको बाद में किसी और अकाउंट में डील करेंगे, पीएनएल में डील करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हुआ है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हुआ है तो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर लेना, लेकिन अगर आपको कोई फिक्स एसेट बेचने से प्रॉफिट हुआ है तो वो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके, यहां पर देख लो शेड्यूल नंबर 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस में क्या क्या आ सकता है। इंप्लॉई का रेम्यूनरेशन और वेलफेयर बेनिफिट, मैनेजियल रेम्यूनरेशन, ट्रैवल कन्वीनियंस एंड व्हीकल रनिंग एक्सपेंस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कम्युनिकेशन खर्चे, लीगल प्रोफेशनल खर्चे, मेडिकल खर्चे, ऑडिटर की फीस, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, एज एन ऑडिटर, एज एन एडवाइजर और इन एनी अदर कैपेसिटी, ठीक है, किसी भी कैपेसिटी में। एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी करवाए हो वो, इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस अगर फाइनेंस करवा के रखे हो तो, कोई भी और एनी अदर खर्चा, डेप्रीसिएशन। तो ये सारे तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस में हो सकते हैं। तो ये खर्चे आप देख लो 1-2 बार, बस ऐसी आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ये एंट्री मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, प्रोविजन फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क टू मरीन फायर एंड मिसलिनियस, ठीक है। और ये आपका उसका है, देखो ये है प्रोविजन फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क फॉर द ईयर क्रिएटेड, और ये तुम्हारा ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से बताओ। बीइंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिस्क ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं ओल्ड प्रोविजन, और न्यू प्रोविजन आता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। तो याद रखो इंश्योरेंस कंपनी के केस में बस प्रोविजन बना रहे हो तो पीएनएल की जगह रेवेन्यू अकाउंट यूज करके बनाना है। इतनी सी बात क्या आपको याद रह सकती है बच्चों, फटाफट से बताओ कि जब क्या इंश्योरेंस कंपनी के पास पीएनएल अकाउंट है, हाँ है, पर आपको पीएनएल अकाउंट यूज नहीं करना है, प्रोविजन बनाने के लिए आपको रेवेन्यू अकाउंट यूज करना है। तो ओल्ड प्रोविजन जो आपका है यानी कि ओपनिंग प्रोविजन है उसको आप क्रेडिट करके कैंसिल कर दोगे, ठीक है। ओपनिंग प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट, क्रेडिट कर दोगे आप रेवेन्यू अकाउंट में, पीएनएल की जगह रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट हो गया यहाँ पर। और जो तुम्हारा क्लोजिंग प्रोविजन है वो आपको बनाना है, तो वहां पर आप करोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट मतलब रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, यहाँ पर आपका क्लोजिंग प्रोविजन है जो ईयर में क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। इसका नेट अमाउंट का एंट्री हमने अभी 5 भी किया है, चलो ठीक है। तो अब मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूं यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप। ये देखो, ये जून 2024 सिलेबस 22 में आया था, जून 25 सेट 1 में मॉड्यूल में भी है। फायर इंश्योरेंस कंपनी है बच्चों, आईआरडीए रेगुलेशन के हिसाब से आपको रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। क्लेम्स पेड दिया हुआ है, लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम दिया हुआ है, आपको पता है क्लेम्स के अमाउंट में ही ऐड हो जाएगा ये, है ना, जो भी तुम्हारा लीगल एक्सपेंस सर्वेयर एक्सपेंस हुआ है। प्रीमियम रिसीव दिया हुआ है
और री इंश्योरेंस प्रीमियम पे दिया हुआ है, इसको माइनस कर दोगे। कमीशन का खर्चा दिया है, एक्सपेंस मैनेजमेंट का एक्सपेंस दिया है, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क का ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये आपका प्लस हो जाएगा। क्लेम्स अनपेड 1 अप्रैल को, यानी कि ओपनिंग क्लेम्स, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लेम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लेम प्लस हो जाएगा। बोल रहा है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 50% बनाना है, ये बात बताने की जरूरत नहीं थी, हमको पता है फायर इंश्योरेंस के केस में 50% होता है, मरीन में 100 होता है, मिसलिनियस में 50 होता है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों क्लेम्स का नेट अमाउंट निकालो, तो 4,90,000 रुपए, यहाँ एक और जीरो लगेगा, 4,90,000 रुपए, ठीक है, तुम्हारा क्लेम्स पेड है। अब लीगल एक्सपेंसेस जो हुआ है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तुम्हारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा नेट क्लेम पे आ गया। और क्लेम्स का शेड्यूल नंबर 2 है, ये आपको याद रखना है, क्लेम्स का शेड्यूल नंबर 2 है, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाओ प्रीमियम में, तो प्रीमियम रिसीव हुआ है 13 लाख रुपए का, जो प्रीमियम पे किए हो वो माइनस कर दोगे, तो 13 लाख माइनस 1 लाख रुपए हो गया। फिर इसके बाद बच्चों क्लोजिंग प्रोविजन आप बनाओगे नेट प्रीमियम का 50%, तो नेट प्रीमियम का 50% बना क्लोजिंग प्रोविजन, और ओपनिंग प्रोविजन क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,50,000 रुपए का, तो ये तुम्हारा प्लस होगा, ये तुम्हारा माइनस होगा। तो 12 लाख माइनस 6 लाख हुआ 6 लाख, 6 लाख प्लस 5,50,000 हुआ 11,50,000, तो ये तुम्हारा नेट प्रीमियम का अमाउंट आया 11,50,000 रुपए, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस साल तुमने कितने का प्रोविजन बनाया, जो हमने जनरल एंट्री पास की थी, जो हमने जनरल एंट्री पास की थी, इसकी 2 तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो। देखो क्लोजिंग प्रोविजन और ओपनिंग प्रोविजन का अमाउंट है हमारे पास, पहले आप ओपनिंग प्रोविजन को कैंसिल कर दो। कैंसिल कैसे करोगे, रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट करके, तो प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ओपनिंग बैलेंस अकाउंट डेबिट टू फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट, 5,50,000 रुपए आप रेवेन्यू अकाउंट में यहां पर क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, 6 लाख रुपए का आप यहां पर नया प्रोविजन बना दोगे। तो न्यू प्रोविजन जब आपने बनाया, रेवेन्यू अकाउंट आपने डेबिट किया प्रोविजन बनाने के लिए, और पुराने प्रोविजन को हटाने के लिए क्रेडिट किया था। इन्हीं दोनों की नेट एंट्री हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसमें पास की थी। नेट एंट्री क्या है बच्चों, 50,000 रुपए से प्रोविजन को बढ़ाना है, 50,000 रुपए से प्रोविजन को बढ़ाना है। देखो ना, तुम्हारा रेवेन्यू अकाउंट 5,50,000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, 6 लाख रुपए से डेबिट हो रहा है, तो इन दोनों का नेट क्या हुआ, इन दोनों का नेट 50,000 डेबिट ही तो हुआ। तो 50,000 रुपए से अगर तुमको प्रोविजन बनाना है तो तुम डायरेक्टली ये भी एंट्री पास कर सकते थे, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क अकाउंट 50,000, जो हमने उस क्वेश्चन में किया था एंट्री पास, जो हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया जो कि इस क्वेश्चन में नीडेड नहीं था, ठीक है। आपको बस ये बताना था कि ये तुम्हारा नेट प्रीमियम है, इसका 50% क्लोजिंग प्रोविजन ऐड हो जाएगा और ओपनिंग प्रोविजन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका नेट प्रीमियम का अमाउंट शेड्यूल 1 में यहाँ पर दिखेगा। अब इसके बाद बच्चों कमीशन का अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है 3 लाख रुपए लिख दो, 2 लाख का ऑपरेटिंग खर्चा डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा प्रीमियम हुआ, उसमें इन तीनों को माइनस करो, तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इतना काम करने का आपको 7 मार्क्स मिला है जून 24 सिलेबस 22 अटेम्प्ट में, न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना काम करने का आपको 7 मार्क्स यहाँ पर मिला है। आ गया मजा, यस, चलो इसको नोट करो। ओके बच्चों, डन। चलो इसके बाद हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। बस जीआईसी में इतने टॉपिक्स थे तुम्हारे, बाकी मैं एक बार और गो थ्रू कर लूँगा लास्ट में इफ़ आई मिस समथिंग, है ना। बाकी जीआईसी में क्वेश्चंस देख लो आप, एक ही बार आया एग्जाम में और किस टाइप का है, जो क्वेश्चन नहीं आया वो भी मैंने आपको एक एक करवा दिए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें बच्चों, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट के हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से एक चैरिटेबल बिजनेस है। इन लोग काम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहे, लोगों को फैसिलिटी बेनिफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट है ये, समझ रहे हो, कि यहाँ पर लोगों को बेनिफिट देने के लिए काम कर रहे हैं लोग, प्रॉफिट कमाने लोग नहीं बैठे हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केस में लाइफ इज नेवर इंश्योर्ड, इट इज अश्योर्ड बट जनरली इट इज रेफर्ड एज लाइफ इंश्योरेंस। बोल रहा है कि लाइफ की कभी इंश्योरेंस नहीं हो सकती, उसकी सिर्फ अश्योरेंस होती है। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ,
पैसा देंगे, रिपेयर करवाएंगे, उसको पहले जैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई तो हम कितना भी पैसा खर्चा कर ले, हम उसको पहले जैसे नहीं बना सकते, राइट। तो लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए लाइफ का कभी इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ का अश्योरेंस होता है। बट फिर भी इन जनरल टर्म्स हम लोग उसको लाइफ इंश्योरेंस से ही बोला जाता है, बट इट इज ओनली अश्योरेंस, इट इज जस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर अ पर्सन डाइज, इट्स जस्ट दैट, ओके। हेंस इन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज डन बाय कंपनीज अदर देन जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसीलिए इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग तरीके से ऑपरेट करती है। एलआईसी भी प्रिपेयर करती है आपका रेवेन्यू अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, बट इसके अलावा एक वैल्यूएशन बैलेंस शीट भी बनाती है, और इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, वैल्यूएशन बैलेंस शीट के ऊपर। 1938 इसका ईयर लिया जब से हमने इसको प्रैक्टिस में लाया था। देखो जितने भी जीआईसी के तुम्हारे फॉर्म्स थे फॉर्म बी के नाम से स्टार्ट होके, वही सारे फॉर्म्स एलआईसी के होंगे, बस नाम में फॉर्म ए लग जाएगा, ठीक है। बाकी सारी बातें यहाँ पर सेम है। सिंस लाइफ इंश्योरेंस एक सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है, तो कंपनीज यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है, और अगर प्रॉफिट हो जाए तो उसका भी 95% प्रॉफिट उन पॉलिसी होल्डर्स को ही बांट दिया जाता है जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया था। और पॉलिसी होल्डर्स को प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है बच्चों? पॉलिसी होल्डर्स जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लिया, जैसे मान लो मैं हूं, तुम हो, तुम्हारे पेरेंट्स है, हम लोगों ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा के रखा है, तो जिस कंपनी से करवाया हो, अगर उस कंपनी को 10 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो उस 10 रुपए में से 9.5 रुपए वो कंपनी हम ही लोगों को बांट देगी जिन्होंने पॉलिसी खरीदी है। और कैसे बांट सकती है? देखो कैश में दे सकती है, जो कि जनरली कंपनीज देती नहीं है, पर दे सकती है, ये एक ऑप्शन है। प्रीमियम का अमाउंट रिड्यूस कर सकती, मान लो अभी मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, 10 साल तक मेरे को प्रीमियम देना है, तो अभी मैं प्रीमियम दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर से मेरे प्रीमियम के अमाउंट को कम कर देगी, ठीक है। और तीसरा मैच्योरिटी के टाइम दे सकती है, जिसको हम प्यार से रिविजनरी बोनस बोलते हैं। मतलब मान लो मेरा जो प्रॉफिट का हिस्सा था उसको वो कंपनी जो है वो री इन्वेस्ट कर देगी, जो मेरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसको री इन्वेस्ट कर देगी, और जब मैच्योरिटी आएगी ना तो उस टाइम पे वो मेरे को उस अमाउंट को दे देगी। मैच्योरिटी दो तरीके से आ सकती है, एक तो जिस पर्सन ने लाइफ इंश्योरेंस कराया उसकी डेथ हो जाए तो उस टाइम पे पैसा फैमिली वालों को मिलेगा, तो उस अमाउंट में इंक्लूड करके दे सकती है। या फिर उस पर्सन ने अपनी एज जी ली, मान लो 60 ईयर्स तक वो जीने वाला था, 60 ईयर्स कंप्लीट हो गए उसके, और अब उसके बाद कंपनी कोई लाइफ इंश्योरेंस की गारंटी नहीं देती, क्योंकि अब 60 साल जी लिया भाई आदमी, अब आजकल मिलावट का पूरा सामान, हर चीज़ में मिलावट है, पॉल्यूटेड एयर है, हर जगह कुछ भी एक्सीडेंट हो रहा है, ये सब कुछ भी हो रहा है, तो किसी की लाइफ की कोई गारंटी थोड़ी है। तो 60 साल जी लिए बहुत है आजकल के कलयुग के ज़माने में, सही बोल रहा हूँ ना। तो 60 ईयर्स का टारगेट तुम लोग भी लेके चल सकते हो कि 60 साल जीना है, अच्छे से जी लेते हैं, खुशी खुशी जी लेते हैं, काहे जीवन में दुखड़ा रोना, समझ रहे हो। तो 60 साल तक अगर हमको जीना है तो मैच्योरिटी के टाइम बच्चों डायरेक्टली वो पैसा, मान लो कि डेथ नहीं हुई इस पर्सन की, बट कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है जहां पर अगर आपकी डेथ नहीं भी हो रही है तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको 60 ईयर हो जाने के बाद, जब आपका वो टेन्योर खत्म हो गया इंश्योरेंस कवर का, तो आपको एक अमाउंट पे करती है लमसम, तो उस टाइम पे भी वो पैसा आपको दिया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं बच्चों जिससे ये 95% जो प्रॉफिट उस कंपनी को हो रहा है वो पॉलिसी होल्डर्स को ही बांट देती है, ठीक है। और बचा हुआ 5% प्रॉफिट कौन रखता है? वो उस कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स। मान लो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को मिल जाता है, या फिर अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, ठीक है। ओके, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। तो इस जीआईसी के केस में, एलआईसी के केस में आप प्रीमियम रिसीव्ड कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस आपको लेना है, इसमें ऐड करना है प्रीमियम फॉर री इंश्योरेंस बिजनेस, और माइनस करना है प्रीमियम री इंश्योरेंस सीडेड। इतनी बातें सबको पता थी। इसके अलावा बच्चों कई सारे नाम से आपको इस एलआईसी के क्वेश्चन में कई सारे नाम से आपको प्रीमियम दिया हुआ हो सकता है। मान लो दिया है सिंगल प्रीमियम प्लान के नाम से, तो वो भी प्रीमियम की इनकम ही है, ऐड कर लो। रिन्यूएबल प्रीमियम दिया हुआ है, वो भी ऐड कर लो, वो भी इनकम है। कंसिडरेशन फॉर एन्यूटी, अगर आपने एन्यूटी का कॉन्सेप्ट लेके रखा है, कुछ लोग एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं एन्यूटी के कॉन्सेप्ट से कराते हैं कि हम लोग आपको एक लम सम अमाउंट दे देंगे, मतलब मान लो लेट से 50 लाख रुपए। तो कोई पर्सन है, रिटायरमेंट हो गई उसकी, उसने एक एलआईसी कंपनी को पकड़ा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, और बोला हम आपको लम सम 50 लाख रुपए का कंसिडरेशन दे रहे हैं, अब आप अगले महीने से हर महीने हमको 40-40 हज़ार रुपए की एन्यूटी देना जब तक हमारी डेथ ना हो जाए। जिस दिन डेथ हो जाएगी वो 50 लाख रुपए वेव ऑफ, मतलब 50 लाख कंपनी का ही हो गया, समझ रहे हो। तो अब कंपनी को क्या करना है? दिमाग लगाना है, उस 50 लाख रुपए को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आ रहा हो, उसमें से 40-40 हज़ार रुपए कंपनी को उस पर्सन को पे करते रहना है। जिस दिन वो पर्सन की डेथ हो गया, भाई ये सारा पॉलिसी लोग 60 साल के बाद कराते हैं, तो एक इंसान कितने ही साल जिएगा? 20 साल जिएगा, 30 साल जिएगा, तो 20-30 साल तक कंपनी उनको एन्यूटी का अमाउंट देते रहती है,
और फिर जब उस पर्सन की डेथ हो जाई तो वो जो लम सम अमाउंट था वो कंपनी का ही हो जाता है। तो वो अमाउंट अगर आपको मिला है तो वो भी प्लस होगा, वो भी आपके लिए इनकम है। कंसिडरेशन रिसीव फॉर एन्यूटी, तो ये आपका टोटल प्रीमियम रिसीव का अमाउंट आ जाएगा इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके यस। अब क्लेम्स की बात करें बच्चों, तो डायरेक्ट बिजनेस में जो क्लेम्स पे किया वो हो गया, री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया था उसमें क्लेम्स पे करोगे, री इंश्योरेंस सीड किया था उसका क्लेम आपको मिलेगा। ठीक है, एन्यूटी की जो पेमेंट हो रही है, हर महीने वाली जो पेमेंट हो रही है वो भी क्लेम ही है एक तरीके से। ठीक है, तो वो जो एन्यूटी की पेमेंट आप हर महीने कर रहे हो, जिससे आपने 50 लाख रुपए लिया था, उसको जब आप हर महीने 40-40 हज़ार रुपये देने वाले हो, वो भी आपका क्लेम का ही अमाउंट है, 40-40 हज़ार। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन ने इंश्योरेंस तो करवाया था बट अब उसको आगे प्रीमियम पे नहीं करना है और वो बोल रहा है कि मेरी पॉलिसी आप कैंसिल कर दो, मेरे को आगे प्रीमियम पे नहीं करना है, मेरी पॉलिसी आप कैंसिल कर दो, तो अब वो पॉलिसी कैंसिलेशन होने पे उसको कुछ अमाउंट वापस मिलता है, जनरली बहुत कम अमाउंट होता है ये, पर उसको कुछ अमाउंट वापस मिलता है। इसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी को सरेंडर कर देना। ठीक है, ये आपने उसके कॉन्सेप्ट में, पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा ग्रुप 1 में। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। प्लस लीगल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम, ये तो ऐड होता ही है, हमने जीआईसी में भी सीखा है। सर्वेयर फीस ऐड होता ही है। और रिविजनरी बोनस बच्चों, मान लो कि आप, जब मैंने आपको क्या बताया कि 95% प्रॉफिट को बांटने के 3 तरीके हैं, या तो कैश में दे दो, ठीक है, या तो प्रीमियम का अमाउंट कम कर दो, ठीक है, या तो मैच्योरिटी के टाइम पे वो पैसा आप उनको दे दो, जो प्रॉफिट वाला पोर्शन था वो पैसा आप पॉलिसी होल्डर को दे सकते हो। तो उस टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे जो पॉलिसी होल्डर को आप प्रॉफिट का शेयर देते हो, उसका नाम है रिविजनरी बोनस। क्या नाम है? रिविजनरी बोनस। तो वो भी तो आप पेमेंट कर रहे हो ना, किसी को क्लेम के साथ दे रहे हो ना, तो वो रिविजनरी बोनस भी आपका क्लेम का ही पार्ट बनता है। तो ये सब आप प्लस माइनस करो, एक ही आइटम यहाँ माइनस में, तो ये आपका नेट क्लेम्स आ जाएगा जो आप पे कर रहे हो। ठीक है, किसी भी नाम से। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, मैंने आपको इसका मीनिंग सबको बता दिया है। अब इसके बाद रेवेन्यू अकाउंट आप एक LIC की कंपनी का बनाओगे तो कैसा दिखेगा? सबसे पहले वही प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट, ग्रॉस अमाउंट आपको लेना है, कोई अदर इनकम है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। इसके लिए आप वर्किंग नोट बना सकते हो अगर क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा अमाउंट दिया है तो। ठीक है, तो ये आपका टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद कमीशन आपको लेना है, सेकेंड शेड्यूल हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका थर्ड शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स आपको यहाँ पर लेना है। देन बेनिफिट्स पेड बच्चों, जो आप बेनिफिट्स आप पे कर रहे हो जितने भी अपने पॉलिसी होल्डर को, वो यहाँ पर आ जाएगा। इंटरिम बोनस अगर आप पे किए वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे अमाउंट आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है चेंज इन वैल्यूअर्स लायबिलिटी। वैल्यूअर्स लायबिलिटी में क्या चेंज हुआ? अब ये वैल्यूअर्स लायबिलिटी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये होता क्या है? सुनो मेरी बात। लाइफ इंश्योरेंस के केस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा भगवान रूपी इंसान नहीं है जो ये बता सके किस पर्सन की कब कैसे डेथ हो जाए। क्या है कोई ऐसा पर्सन? मुझे फटाफट से बताओ जो ये बात बता सके। हालांकि ये रेवेन्यू अकाउंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज LIC इज कंसर्न। इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। वैल्यूएशन बैलेंस शीट का ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वैल्यूएशन बैलेंस शीट का ही आता है। ओके, एग्जाम में। तो फिर भी आपको बता रहा हूँ, वैल्यूअर्स लायबिलिटी के बारे में समझो। तो कोई व्यक्ति बता तो सकता नहीं, एस्टिमेट नहीं कर सकता कि कौन पर्सन कब तक जिएगा, कैसे उसकी डेथ हो जाए। देखो, कुछ चीज़ें अनकंट्रोलेबल है। आप कहीं घूमने गए, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोई और चीज़ हो गई, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, एनीथिंग, नेचुरल कैलेमिटी। आप आजकल देख रहे हो तुम, लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है ना, लोगों का इस वजह से मतलब अचानक भयानक डेथ हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट इज समथिंग, लोगों को लगता है हार्ट अटैक है बट वो कार्डियक अरेस्ट होता है, लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर एक्सीडेंट बच्चों, तुम नॉर्मल रोड में चल रहे हो, कोई आके तुमको ठोक दिया, एक्सीडेंट। तो डेथ इज समथिंग विच इज अनप्रिडिक्टेबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए लोग बोलते हैं कि भगवान ने जब लिखा है तब तुम्हारी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। आप हेल्दी खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर कुछ चीजें तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है ना। वॉर हो गई, नॉट इन योर कंट्रोल, हो रही है वॉर दुनिया में कई सारी जगह, लोगों की जाने जा रही है, तो अनकंट्रोलेबल चीजें हैं। अब तुम गवर्नमेंट बन के, प्रेसिडेंट बन के, प्राइम मिनिस्टर बन के वॉर तो नहीं रुकवा सकते। तो द पॉइंट इज, तो ना एक प्रोफेशन है जिसका नाम है एक्चुरी। तो एक्चुरी का काम यही होता है कि वो बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट्स लेकर कि क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, फूडिंग हैबिट कैसी है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल है और बहुत जल्द कैंसर कैपिटल भी बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर
खाने में बहुत ज़्यादा मिलावट है, लोगों की लाइफ़स्टाइल भी ख़राब है, कार्बोहाइड्रेट्स भर-भर के लोग खाते हैं दिन भर, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और लोगों को शुगर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, तो इंडिया में लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी कम है। वही तुम नॉर्वे चले जाओ, फ़िनलैंड चले जाओ, वहाँ की लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। यहाँ पर वर्कलोड लोगों के ऊपर ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मेंटल प्रेशर ज़्यादा है, लोगों को डिप्रेशन जैसी बीमारी इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलती। क्यों? यूएस में भी है, पर इंडिया में इन सब रीज़न्स की वजह से है। तो यहाँ पर बच्चों, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके एक्चुअली एक बंदा होता है जो ना एस्टिमेटेड लायबिलिटी निकालता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। इंश्योरेंस कंपनी को बताता है कि अगर मैं सारे फैक्टर्स को कंसीडर करूं तो मेरे हिसाब से इतने रुपए के क्लेम आपके आ सकते हैं। इसको बोलते हैं वैल्यूअर्स लायबिलिटी। नाम में लिखा है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब कि इतना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को एज अ क्लेम आने वाले समय में पे करना पड़ सकता है। और वो वैल्यूअर कौन है? एक्चुरियल है। एक्चुरी वो बंदा है जो ये वाला काम करता है सारे स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए। वो एक ऐसा अमाउंट निकाल के इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा कि जो एक एक्सपेक्टेड अमाउंट, कंसिडरिंग बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोस, एक एक्सपेक्टेड अमाउंट वो बताएगा एज अ लाइबिलिटी कि इतना क्लेम पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चों वैल्यूअर्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो क्लोजिंग मतलब मान लो कि ओपनिंग वैल्यूअर्स लायबिलिटी, यानी कि पिछले साल एक्चुरी ने बोला था कि 10 लाख का क्लेम आ सकता है, इस साल उसने बोल दिया नहीं नहीं 12 लाख का आ सकता है, तो ये 2 लाख का तुम्हारा चेंज इन वैल्यूअर्स लायबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम ए में से बी और सी के टोटल को माइनस करोगे, ये रहा तुम्हारा ए का टोटल। ए के टोटल में से तुम बी और सी के टोटल को माइनस करोगे तो यू विल गेट योर प्रॉफिट। ओके, ओके, चलो देखो, ये हो गया बच्चों। इसके बाद इसमें से आप माइनस करोगे बोनस फॉर पॉलिसी होल्डर्स, तो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसका 95% आप बोनस बांट देते हो, आप माइनस करोगे, बचा हुआ बैलेंस ट्रांसफर टू पीएनएल हो जाएगा, बात खत्म तुम्हारा। ठीक है, इस पे तुमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान दो ज़्यादा। इधर देखो, इस पे ध्यान दो ज़्यादा। क्या ध्यान दे भैया?
वैल्यूएशन बैलेंस शीट, सिर्फ 3 आइटम आएंगे, ओनली 3 आइटम वैल्यूएशन बैलेंस शीट। पहला आइटम होगा तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस का फंड। तो जैसे तुम्हारा बैलेंस इन पीएनएल नाम का एक अकाउंट होता है ना, जिसमें तुम्हारे पीएनएल के हर साल के एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़े हुए होते हैं, बोलो बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये जो तुम्हारा होता है ना रिजर्व्स इन सरप्लस के अंदर अकाउंट होता है, शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा है। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में जो प्रॉफिट तुम्हारा होता है उसको लाइफ एश्योरेंस फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस फंड। जैसे कि एनपीओ में हम लोग उसको कैपिटल फंड या जनरल फंड बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम इसको लाइफ इंश्योरेंस फंड बोलते हैं, जहाँ तुम्हारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा हुआ होता है। देखो लिखा है यहाँ पर प्रॉफिट लिखा हुआ है, बस प्रॉफिट पढ़ो, उसके आगे जो लिखा है उसको छोड़ो, प्रॉफिट है वो इसमें पड़ा हुआ रहता है। अब बच्चों वैल्यूअर ने एक लायबिलिटी निकाली है, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस फंड में देखो तुम्हारे खर्चे तो ज़्यादा है ही नहीं, क्लेम तुमको हर साल मतलब डेथ होने पे ही आता है लोगों का, है ना। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस फंड में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब वैल्यूअर ने लायबिलिटी निकाली है एस्टिमेटेड, इसको आप एक तरीके से प्रोविजन भी बोल सकते हो, क्लोजिंग वैल्यूअर लायबिलिटी को तुम काइंड ऑफ यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ प्रोविजन। उसने बोला कि 8 लाख रुपए का तुम्हारा क्लेम आ सकता है, क्लोजिंग वैल्यूअर लायबिलिटी 8 लाख रुपए की तुम्हारी आई है, 8 लाख रुपए का तुम्हारा क्लेम बन सकता है। तो 10 लाख रुपए का तुम्हारा प्रॉफिट है, 8 लाख रुपए का तुम्हारा क्लेम बन सकता है, इसका मतलब 2 लाख रुपए तुम्हारा नेट प्रॉफिट बचेगा आफ्टर आफ्टर डिडक्शन ऑफ क्लोजिंग वैल्यूअर लायबिलिटी। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट था बिफोर डिडक्शन ऑफ क्लोजिंग वैल्यूअर लायबिलिटी, ये तुम्हारा प्रॉफिट था बिफोर डिडक्शन ऑफ क्लोजिंग वैल्यूअर लायबिलिटी। ये तुम्हारा प्रॉफिट आएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ क्लोजिंग वैल्यूअर लायबिलिटी, मतलब ये तुम्हारा ओरिजिनल प्रॉफिट है कि 10 लाख तुम प्रॉफिट तो कमा लिए हो, पर 8 लाख की तुम्हारी लायबिलिटी बन सकती है। लाइफ इंश्योरेंस के चक्कर में लोगों की डेथ होगी तो क्लेम देना पड़ जाएगा, या फिर मैच्योरिटी होगी तो क्लेम देना पड़ जाएगा, तो सिर्फ 2 लाख रुपए तुम्हारे पास हैंड में बचेगा। समझ में आ गई बात? तो ये एक बात ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दूसरा, ये तुम्हारा पीएनएल का फॉर्मेट है, ये भी एक बार देख लो, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब बस फॉर्मेट एक बार देख लो। प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट जो आया है वो आप यहाँ पर लिखोगे, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट आप ग्रॉस वैल्यू लिखोगे, यहाँ पर अदर इनकम यहाँ पर लिखोगे, जो भी तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं शेयर होल्डर के आप माइनस कर दोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, इनकम टैक्स माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। ये भी ओके ओके था, मतलब नहीं आता एग्जाम में, ये बोलना चाह रहा हूँ ओके ओके है, नहीं आता का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, नहीं आता। तो बस एक बार ऐसे देख लो फॉर्मेट, अगर आएगा तो सेम टू सेम फॉर्मेट में बस डाल के आना होगा। हाँ जीआईसी कंपनी का आता है, इसका नहीं बोल रहा हूँ, इसका ये आता है एग्जाम में बहुत बार। देखो आपको सबसे पहले लेना है नेट प्रॉफिट एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट। तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट में हमारा 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आया, ये हमको लेना है यहाँ पर। अब अगर आपने कोई इंटरिम बोनस पे कर दिया था साल के बीच में, कोई इंटरिम बोनस पे कर दिया था, तो आप उसको वापस यहाँ पर ऐड बैक करो। तो मान लो 40,000 रुपए का बोनस, आपको पता था कि आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो जैसे इंटरिम डिविडेंड हम पे करते हैं वैसे ही हमने कोई इंटरिम बोनस पे कर दिया था अपने पॉलिसी होल्डर्स को, तो पे तो कर दिया था, है ना, तो वो माइनस हो चुका होगा, तो आप इसको पहले वापस यहाँ पर ऐड बैक करो। जैसे हम लोग सीएफएस जब बनाते हैं तो हम लोग जो एनपीबीटी निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसमें हम इंटरिम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड बांटे हुए होते हैं, उसको हम ऐड बैक करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर अगर तुमने कोई इंटरिम बोनस पे कर दिया था आप पहले उसको वापस ऐड बैक करो, ठीक है। अब ये वापस ऐड बैक हो गया, इसमें आपका जो ओपनिंग बैलेंस था प्रॉफिट का वो ऐड करो, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड है वो माइनस करो, तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसका 95% आप पॉलिसी होल्डर्स को डेडिकेट कर दोगे और 5% शेयर होल्डर्स को डेडिकेट करोगे, ठीक है। अब ये तो आपका अमाउंट पेबल आ रहा है, क्या आ रहा है पेबल, इसमें से वो अमाउंट अब माइनस कर दो जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, हमारे केस में 40,000 रुपये, तो जो रिमेनिंग अमाउंट ड्यू है येट टू बी पेड है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि भैया ये आपने क्या क्या बोल दिया, हमको तो समझ में नहीं आया, हमारे तो दिमाग के ऊपर से निकल गया। तो मैं आपको बच्चों इसका एक क्वेश्चन दिखा देता हूं जो कि एग्जाम में भी आया हुआ है, सो डैट आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखो इधर देखो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन दिसंबर 2024 में आया था। यहाँ पर देखो एक ही क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है, नंबर गेम्स में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है हमको, तो एक बार समझ लो तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऑल्दो आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है, हम रिवीजन कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो आपको चीज़ें याद आ जानी चाहिए कि अच्छा हाँ ये ऐसे होता था, ओ ये ऐसे होता था उस टाइप का, पर फिर भी नहीं याद आ रहा, इस क्वेश्चन के बाद याद आ जाएगा।
रेवेन्यू अकाउंट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शोज लाइफ एश्योरेंस फंड 31 मार्च को इतने रुपए का है, तो ये तुम्हारा लाइफ एश्योरेंस फंड है, ठीक है। बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम, इन आइटम्स को आपने कंसिडर अभी नहीं किया। क्लेम्स कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, तो री इंश्योरेंस के चक्कर में आपका जो क्लेम है वो 12,000 का है। बोनस यूटिलाइज हुआ है इन रिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,500, मतलब 4,500 रुपए का आपने बोनस बांटा है पॉलिसी होल्डर्स को। किस तरीके से बांटा है? उनका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कम करके, रिडक्शन इन द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करके आपने बोनस बांटा है। बोनस आप 3 तरीके से बांट सकते हो, कैश, रिडक्शन इन प्रीमियम और रिविजनरी बोनस मैच्योरिटी के टाइम, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रू हुआ है सिक्योरिटीज, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, वहां पर आपको इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है इतने रुपए का। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम का अमाउंट है आपका, रिसीवेबल है। क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड 26,500। अब बच्चों एक बात और याद रखना, क्लेम्स अगर आपको बता दिए गए हैं बट अभी तक आपने सर्वे नहीं करवाया है या पेपर वर्क नहीं कराया है, तो मान लो अभी के लिए वो क्लेम्स जो है वो एडमिट नहीं किए गए हैं, लेकिन आपको बता दिया गया है कि किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है, तो क्लेम देना पड़ सकता है। अभी तो आप चेकिंग वेकिंग करोगे, उसके बाद आप फाइनलाइज करोगे कि जिस पर्सन की पॉलिसी थी उसी की डेथ हुई है, कि कोई स्कैम तो नहीं, वो सब चीज़ें। पर अगर आपको क्लेम्स बता दिया गया है तो आप ये एज्यूम करके चलोगे प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के तहत कि ये क्लेम हमको देना पड़ सकता है, ये आप एज्यूम करके चलोगे। भले वो अभी एडमिट नहीं हुआ है बट आप ये एज्यूम करके चलोगे, ठीक है। तो व्हाट इज द लाइफ इंश्योरेंस फंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव ओमिशन, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस फंड तुम्हारा इसके बाद क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले तो वो बैलेंस लिख लो लाइफ इंश्योरेंस फंड का जो इन आइटम्स के पहले था। अब जो आपका प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, इनकम रिसीवेबल है, प्लस कर दो। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सिक्योरिटी, प्लस कर दो। जो क्लेम्स आपको इंटीमेट कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, आपको एज्यूम करके चलना है कि आपको ये खर्चा करना पड़ेगा, आपको उनको क्लेम्स देना पड़ेगा, तो माइनस कर दो। क्लेम्स कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस के अंदर आपका इतना रुपए का क्लेम कवर्ड था, मतलब आपने जो री इंश्योरेंस करवाया था उसके अंदर आपको इतना क्लेम वापस मिल जाएगा। कितने रुपए का? 12,000 रुपए का क्लेम आपको वापस मिल जाएगा जो आपने री इंश्योरेंस करवा के रखा था, तो वो आप ऐड कर दो, ठीक है। और बोनस पेड इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, और आपने बोनस पे किया है बाय द वे ऑफ रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, तो वो माइनस कर दो। कोई भी बोनस आप पे करो, चाहे कैश में, चाहे रिविजनरी के फॉर्म में, और चाहे प्रीमियम रिडक्शन फॉर्म में, माइनस ही होगा क्योंकि वो बोनस पेड है। तो ये आपका बच्चों अमाउंट आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देख लो, आया हुआ क्वेश्चन है ये, 7 मार्क्स अगेन, तो ध्यान से आप इसको देख लो। ओके बच्चों, डन। चलो अब इसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि जून 23 में आया है और जून 25 में भी आया है, मॉड्यूल में भी है ये क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आपने क्वेश्चन पहले एनकाउंटर किया ही होगा। लेट्स रिवाइज इस टाइप का क्वेश्चन। द लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑफ प्रकाश लाइफ कंपनी 34 लाख का है 31 मार्च 2023 को। एक्चुअल वेरिएशन डिस्क्लोज कर रहे हैं, नेट लाइबिलिटी 2880 की होगी, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। इंटरिम बोनस 40,000 का पॉलिसी होल्डर्स को ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 ईयर्स पे कर किया गया है। इट इज नाउ प्रपोज टू कैरी फॉरवर्ड 1,10,000 रुपए और टू डिवाइड बैलेंस बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड शेयर होल्डर। बोल रहा है 1,10,000 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और बाकी को हम बांट देंगे। ये इस टाइप का बनने वाला है ना क्वेश्चन, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन ये बनने वाला है, इस टाइप का, ठीक है। ओके, थोड़ा बहुत देख लो कैसा सॉल्व होता है ये। वैल्यूएशन बैलेंस शीट बना दो सबसे पहले, नेट प्रॉफिट फॉर द 2 पीरियड बता दो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बता दो। तो इतना सा बात आपको करना है बस, दैट्स इट। तो ये रहा क्वेश्चन, देखो वैल्यूएशन बैलेंस शीट हम सबसे पहले बनाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस फंड का बैलेंस लिख देंगे और एक्चुरियल की लायबिलिटी लिख देंगे। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आया 5,20,000 रुपए। अब बच्चों 5,20,000 रुपए मेरा नेट प्रॉफिट आया इस साल का, 40,000 का मैंने इंटरिम बोनस पे कर दिया था साल के बीच में, पिछले 2 साल से पे कर रहा हूँ, साल के बीच में पे किया था, तो मेरे को तो बस इस साल का फोकस करना है। तो इस साल का प्रॉफिट है ये, पर 40,000 का इंटरिम बोनस मैंने साल के बीच में ही पे कर दिया था, तो इसको मैं वापस एड बैक करूंगा ताकि मेरे को इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट पता चल सके, जो कि है 5,60,000 रुपीज़, ठीक है। अब मेरे को 1,10,000 का प्रॉफिट अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, तो पहले तो इसमें से इसको माइनस कर दो क्योंकि ये मेरे को अगले साल लेके जाना है, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो 4.5 लाख का प्रॉफिट मेरा अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका 5% मैं शेयर होल्डर्स को दे दूंगा और इसका 95% मैं पॉलिसी होल्डर्स को दूंगा। अब पॉलिसी होल्डर्स को जो अमाउंट आया है 95%, उसमें से 40,000 साल के बीच में ऑलरेडी पे हो चुका है, ऑलरेडी पे हो चुका है, मैंने कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर एड बैक किया था,
ठीक है, ताकि मेरे को इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट पता चल सके कि बोनस पे करने के पहले मेरा प्रॉफिट क्या था। फिर मैंने कैलकुलेशन वगैरह कर ली। अब ये अमाउंट मेरे को पॉलिसी होल्डर्स को देना है, तो पॉलिसी होल्डर जब पैसा मांगने आए तो मैं उनको बोलूंगा भाई 40,000 तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है साल के बीच में ऑलरेडी दे दिया है, तो 40,000 तुम इसमें से माइनस कर दो, इतना अमाउंट अभी भी ड्यू है टू द पॉलिसी होल्डर। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, देखो बहुत सिंपल, वैल्यूएशन बैलेंस शीट 5,20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 40,000 का तुमने साल के बीच में प्रॉफिट बांट दिया था। इसका मतलब अगर तुम ये नहीं बांटते, अगर तुम ये अमाउंट नहीं बांटते तो 5,60,000 का तुम्हारा प्रॉफिट होता। ठीक है, ये तुमने बोनस बांटा है ना, बोनस, ये बोनस वैसे भी प्रॉफिट आने के बाद बढ़ता है, पर तुमने पहले ही बांट दिया, लबर लबर। ये बोनस प्रॉफिट आने के बाद बढ़ता है, तो कोई बच्चा ऐसे मत सोचना भैया बोनस बांट दी तो हम उसको खर्चा दिखाते हैं ना, वो खर्चा नहीं है भाई, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरिम डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये खर्चा था ही नहीं तुम्हारा, तो इन दोनों को मिला के तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट ये था साल भर का, जिसमें से इतना प्रॉफिट मेरे को अगले साल लेके जाना है, तो उसको माइनस कर दो। इतना प्रॉफिट मैं बांट सकता हूँ, जिसका 95% पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा, 5% शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है, अब ये था अमाउंट पेएबल, जिसमें से 40,000 ऑलरेडी पेड है, तो इतना अमाउंट और पे करना है पॉलिसी होल्डर्स को, और इतना अमाउंट पे करना है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये एक बार और समझाया मैंने कैलकुलेशन, बाकी प्रेजेंटेशन बस तुमको इतनी करके आनी है, 7 मार्क्स तुम्हारे जेब में। ठीक है, ओके। अब आप इसके बाद अगर देखोगे, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये देखो, ये क्वेश्चन जून 23 सिलेबस 16 मैथ और जून 2025 के सेट 2 में भी ये क्वेश्चन है। लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑफ पिक्सल लिमिटेड 51 लाख का है, और एक्चुरियल वैल्यूएशन नेट लायबिलिटी इतने का डिस्क्लोज कर रही है। इंटरिम बोनस 60,000 का आपने पे कर दिया है ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 ईयर्स, और अब आप प्रपोज कर रहे हो इतना प्रॉफिट आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। अब आप इस अमाउंट को पॉलिसी होल्डर्स और इनके बीच में बांटो। तो देखो सेम ही क्वेश्चन है, ये अमाउंट लिख लो, ये अमाउंट लिख लो, ये प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट में जो तुमने ऑलरेडी बोनस साल के बीच में पे कर दिया था उसको वापस ऐड करो, ताकि इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट तुमको पता चल जाए इतना था, जिसमें से इतना अमाउंट आपको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो आप पहले माइनस कर दो। इतना अमाउंट फ्रीली अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका 5% शेयर होल्डर्स को दे दो और 95% पॉलिसी होल्डर्स के लिए अलग कर दो। अब इस अमाउंट को पॉलिसी होल्डर्स को पे करना है, लेकिन 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 साल के बीच में 60,000 ऑलरेडी आपने पे कर दिया है पॉलिसी होल्डर्स को बोनस के नाम पर, तो ये माइनस ये इतना अमाउंट और पे करना बाकी है पॉलिसी होल्डर्स को। तो देखो 2-2 बार आया है, 3-3 बार आया है भाई, 3 बार आया, एक बार PYQ में, 2 बार और 3 बार, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं चाहूँगा आप एक बार इसको आराम से देख लो। ओके बच्चों, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये दिसंबर 2023 सिलेबस 22 में आ चुका है। मॉड्यूल के तो बच्चों सारे ही क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, ये बात आप याद रखो। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि भर भर के इंस्टीट्यूट बार बार मॉड्यूल का ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट कर रही है। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, यहाँ पर देख लिए कितने बार रिपीट हो रहा है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ वेल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर करो वैल्यूएशन बैलेंस शीट और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ऑल्सो पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन विथ नरेशंस। देखो, लाइफ इंश्योरेंस फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इंटरिम बोनस पेड इन द वैल्यूएशन पीरियड यानी कि इस साल के दौरान दिया हुआ है, रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस क्लोजिंग दिया हुआ है, और वैल्यूअर्स लायबिलिटी क्लोजिंग दिया हुआ है। देखो, कंपनी ने डिक्लेयर किया है रिविजनरी बोनस 185 रुपीज़ का पर 1,000 रुपये, और गेव द पॉलिसी होल्डर एन ऑप्शन टू टेक बोनस इन कैश 105 रुपये पर 1,000। तो कंपनी ने 2 ऑप्शन दिए आपको। पहला ऑप्शन दिया है कि या तो मैच्योरिटी के टाइम आप रिविजनरी बोनस ले लेना 185 रुपीज़ का पर 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आपने 1,000 रुपये का पॉलिसी, अगर पॉलिसी होल्डर का 1,000 रुपये का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, मतलब 1,000 रुपये का उसने प्रीमियम पे किया है, तो हर 1,000 रुपये के प्रीमियम के लिए 185 रुपीज़ हम आपको रिविजनरी बोनस दे सकते हैं मैच्योरिटी के टाइम। या फिर अगर आपको अभी तुरंत पैसा चाहिए तो आप 105 रुपये ले लो पर 1,000 कैश में। ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। टोटल बिजनेस कंडक्टेड बाय द कंपनी 600 लाख का है, तो कंपनी ने टोटल 600 लाख की पॉलिसीज बेची है, 600 लाख रुपीज़ की। ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट पॉलिसी इशू किया है ओनली, और 3/5 ऑफ द पॉलिसी होल्डर इज वैल्यूड ऑप्शन फॉर कैश बोनस। तो बोल रहा है जितना भी हमने बिजनेस किया है, जितने भी हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं, उसमें से 3/5 यानी कि 60% लोगों ने उस ऑप्शन को ऑप्ट किया है जिसमें कैश मिल रहा है, और बाकी 2/5 यानी कि 40% लोगों ने उस ऑप्शन को ऑप्ट किया होगा जिसमें आपको रिविजनरी बोनस मिल रहा है। ओके, चलो देखो, सबसे पहले बच्चों वैल्यूएशन बैलेंस शीट अब बनाएंगे। तो आप देखो,
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट मतलब वही जो तुम्हारा प्रॉफिट है इस साल का। तो तुम्हारा जो रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस आ रहा है वो तुम्हारा प्रॉफिट है, 240 लाख आ रहा है। क्लोजिंग वाला देखना, गलती से ओपनिंग वाला मत ले लेना, ठीक है। 240 लाख। अब वैल्यूअर्स लायबिलिटी है 165 लाख, तो ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब ये नेट प्रॉफिट में जो तुमने इस साल इंटरिम बोनस पे कर दिया था वापस से ऐड बैक करो, तो ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट है इसका। अब इस बार क्वेश्चन ने बोला नहीं कि कितना प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करना है, तो इसका मतलब पूरा प्रॉफिट बांट दो। जब क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो पूरा प्रॉफिट बांट दो। तो 1 करोड़ का 5% शेयर होल्डर्स को, 1 करोड़ का 95%, 95 लाख पॉलिसी होल्डर को। इसमें से 25 लाख ऑलरेडी पे हो चुका है, तो इतना अमाउंट अभी और पेबल है। अब ये जो और अमाउंट पेबल है वो निकलेगा कैसे और उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? देखो, कंपनी ने 600 लाख का बिजनेस किया है, 600 लाख का बिजनेस किया है। इसमें से 3/5 लोग कैश के लिए जा रहे हैं और 2/5 लोग रेविजनरी बोनस के लिए जा रहे हैं। सही है, 3/5 लोग कैश लेने चाहते हैं और 2/5 लोग रिविजनरी बोनस लेना चाहते हैं। तो पहले आप ये निकाल लो और उसके बाद अब कितना बोनस मिलेगा? तो पर 1000 रुपीज आपको 105 रुपए का बोनस मिलेगा और यहां पर 1000 रुपीज आपको 18.5 का बोनस मिलेगा। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 185 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। तो हर वो व्यक्ति जो रिविजनरी बोनस ले रहा है उसको उसके अमाउंट का 18.5% का रिविजनरी बोनस मिलेगा और हर वो व्यक्ति जो कैश लेना चाहता है उसको उसके अमाउंट का 10.5% मिलेगा। तो देखो सिंपल है, 600 लाख लिखो अपने कैलकुलेटर में, ठीक है। अब ये 600 लाख का आप निकाल लो 60%, तो 360 लाख वो अमाउंट है, वो लोगों का अमाउंट है जो लोग कैश लेना चाहते हैं। अब इसका आप 10.5% निकाल लो तो 37,80,000 आपको आपके कैलकुलेटर में दिख रहा होगा। इतने अमाउंट का आपको कैश बोनस पे करना है, ठीक है। और इतने अमाउंट का वैसे ही आप रिविजनरी बोनस निकाल लोगे, इतने अमाउंट का रिविजनरी बोनस आपको पे करना है। अब क्वेश्चन ने बोला था जर्नल एंट्री भी पास करनी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल होना, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो आपका 75 लाख रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट आया है उसको आप ट्रांसफर करो अपने पीएनएल अकाउंट में। तो लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिट, ये पैसा कहाँ पर है? लाइफ एश्योरेंस फंड में है, जिसका इतना पैसा तो लायबिलिटी में चला गया और इतना पैसा जा रहा है पीएनएल अकाउंट में। 75 लाख कहाँ जा रहा है? पीएनएल अकाउंट में। तो लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये आपका प्रॉफिट चला गया। अब इसके बाद जितना पैसा आप बोनस के फॉर्म में बांटने वाले हो, कैश में बांटने वाले हो, तो उसको आप ड्यू कर दो, ड्यू की एंट्री पास कर दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट, तो ये आपने ड्यू की एंट्री पास कर दी। पेमेंट की एंट्री क्वेश्चन ने बोली नहीं है, तो हमने ड्यू की एंट्री पास कर दी। अच्छा, पेमेंट की एंट्री मैंने इसलिए भी पास नहीं की क्योंकि हमको पता नहीं है कि जो कैश बोनस है ये 37,80,000, ये इसके अंदर ये 25 लाख इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये भी इसके बारे में भी क्वेश्चन ने कोई क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की है, तो इसलिए हम पेमेंट की एंट्री पास इस क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जो लोगों ने रिविजनरी बोनस मांगा है उनका अमाउंट है 44,40,000। जिन्होंने रिविजनरी बोनस मांगा है उनका अमाउंट है 44,40,000। तो अब याद रखना, रिविजनरी बोनस जिन्होंने मांगा है उनको अब हम कब पेमेंट करने वाले हैं? मैच्योरिटी के टाइम। तो जब हम उनको पेमेंट मैच्योरिटी के टाइम करने वाले हैं तो अभी तो कोई ड्यू की एंट्री पास करनी नहीं है, मैच्योरिटी के टाइम निपटेंगे। तो इसीलिए इनका जो अमाउंट है इसको वापस से लाइफ एश्योरेंस फंड में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि फ्यूचर में पेमेंट उसी को यूज करके होगी, है ना। फ्यूचर में जब भी हम पेमेंट करते हैं, क्लेम आता है तो लाइफ एश्योरेंस फंड से ही पेमेंट होती है, जो भी प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ है उसी से पेमेंट होती है। तो इनका जो अमाउंट आ रहा है, रिविजनरी बोनस वालों का जो अमाउंट आ रहा है उसको आप पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लाइफ एश्योरेंस फंड में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, लाइफ एश्योरेंस फंड में। तो याद रखना, कैश वाले को जो पेमेंट करनी है उनका अमाउंट ड्यू कर दो और रिविजनरी बोनस वालों को वापस लाइफ एश्योरेंस फंड में ट्रांसफर कर दो। तो ये बच्चों एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में वापस से रिपीट हुआ 7 मार्क्स में तो एक बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ये मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। क्या बात भैया? हाँ, ये बात बताना चाहूँगा बच्चों कि मॉड्यूल के अंदर जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि लाइफ एश्योरेंस फंड दिया रहता है और लिखा रहता है द लाइफ एश्योरेंस फंड इज कैलकुलेटेड विदाउट कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, तो आपको उन आइटम्स को प्लस माइनस करना होता है। तो इंस्टीट्यूट क्या करती है, बोनस यूटिलाइज इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम को पहले प्लस करती है, ये एज्यूम करके कि साल के बीच में ये ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, साल के बीच में ये आइटम ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, तो पहले इसको वापस ऐड करती है और फिर इसको वापस माइनस करती है। पर ये इंस्टीट्यूट सिर्फ मॉड्यूल में करती है, पीवाईक्यूज में नहीं किया है उन्होंने। पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हमारे पास, देखो ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू का है,
यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने वैसा नहीं किया था, लेकिन मॉड्यूल के अंदर बच्चों इंस्टीट्यूट ऐसा करती है। और टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ओरिएंटेड बात नहीं है, यहाँ पर सिंपली एम्बिग्यूटी है। सिंपली इंस्टीट्यूट दो टाइप की प्रेजेंटेशंस यहाँ पर फॉलो कर रही है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसका एक ऑल्टरनेटिव आंसर लिख के आना, 2 ही मिनट लगेगा यार सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को। तो एक आंसर आप ये लिख के आना, प्राइमरी आंसर यही लिख के आना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो, और आप एक सेकेंडरी आंसर ये वाला भी लिख के आ सकते हो ऑल्टरनेटिवली, है ना। अगर हम एज्यूम करते हैं कि बोनस यूटिलाइज ऑलरेडी माइनस हो चुका था, तो प्रेजेंटेशन के लिए हम उसको वापस से प्लस भी कर रहे हैं और फिर से माइनस कर रहे हैं। क्योंकि तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि भैया अगर ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो फिर हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चन में। मैंने बोला नो, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो करना है ना, तो इसीलिए प्लस करके फिर से माइनस कर रहे हैं। ओके, तो ये एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन आप करके आओगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। ये सर्वेयर लीगल फीस वाला पॉइंट है, सर्वेयर एंड लीगल फीस, ये सब। तो बच्चों मैंने ऑलमोस्ट आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, है ना। सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। इसी के साथ हमारा कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन फॉर इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर ऑफ ग्रुप 2 कॉर्पोरेट अकाउंट्स होता है समाप्त। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अपने तरफ से मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करा दिया और आई एक्सपेक्ट कि अब आपको इस चैप्टर में 7 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर अटेम्प्ट में न्यू सिलेबस में इसका क्वेश्चन आ रहा है। डेफिनेटली देखो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स है ज़्यादा, तो तुम बोलोगे भैया आरओआई वाइज नहीं। देखो तुम इस चीज़ को समझो, 1.5 घंटे में हमारा रिवीजन खत्म हो गया, तो 1.5 घंटे में हमारा रिवीजन खत्म हो गया, तो 1.5 घंटा हमको टाइम लगा, बट नाउ वी विल गेट 7 मार्क्स। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर मोर, तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, मिक्सअप मत कर देना। ऐसा होता है ना प्रॉब्लम, ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर में तो मिक्सअप हो जाती चीज़ें। क्वेश्चन ओरिएंटेड अगर आप जा रहे हो, अगर आप क्वेश्चंस को मैच करते हुए चल रहे हो कि हाँ यार क्लियरली डिस्टिंग्विश है, ये तो जीआईसी का क्वेश्चन है, ये एलआईसी का क्वेश्चन है, तब फिर कोई दिक्कत की बात इस चैप्टर में नहीं है, आराम से आप इसको गो थ्रू कर दोगे। ठीक है बच्चों, चलो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं व्यक्त करना। मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।